हे गाइस, दिस इज स्वयं सिंह। वेलकम टू एडवेंचर्स। होप यू आर डूइंग गुड। तो आज के वीडियो में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट जो आपके सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम में आएगा उसको पूरा कवर करेंगे, जिसका टोटल वेटेज है 20 मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से पूरा एक एक टॉपिक सब कुछ कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पीवाईक्यूज में आपको बता दूंगा कहाँ पे क्या है। नोट्स मैंने खुद पूरे सब हाथ से बनाए हैं। ठीक है, लाइक नॉट हैंड रिटन नहीं है नोटबुक पे, बट आपको पीपीटी के थ्रू पूरा प्रेजेंट करूंगा मैं। और जहाँ पे जैसे नेसेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टेक्स्ट में या वैसे करके समझा दूंगा। ठीक है, समझाने की पूरी गारंटी मेरी है, आपको बस ध्यान से पढ़ना है और नोट्स बनाते चलना है। अगर अभी के टाइम आप ये देख रहे लाइक अभी एट प्रेजेंट जनवरी या फरवरी में देख रहे हैं तो ठीक है, आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप नोट्स बना सकते हैं। बट इन केस आप अगर मार्च में देख रहे हैं बाकी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैं इसका जो भी पीडीएफ के फॉर्म में जो नोट्स हैं पूरे अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको अपने पास रखिए। इधर यू कैन टेक दी प्रिंट आउट ऑफ दैट नोट्स, और या तो फिर आप अपना ऐसे सिंपल उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फोन में आप लोग देख लीजिए रिवाइज करने के लिए। बहुत सिंपल नोट्स हैं, अप्रॉक्स 50 पेजेस के होंगे। बट आप मतलब ये मत सोचिए कि 50 पेजेस बहुत ज्यादा है। पीपीटी में आप ऐसे जानते हैं कंटेंट कम होता है बट पेजेस ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, बाकी एक एक टॉपिक सब कुछ कवर होगा यहाँ पे। मैंने भी अपना ऐसी तैयारी करी थी, लाइक आप देख सकते हैं सीएस में 97 थे एंड सीओईटी में 99.4। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत अच्छे मार्क्स है ये वो, बस मैं आपको एक बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए कि आप मुझे भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको भी अच्छे मार्क्स गारंटी करवा सकता हूँ। ठीक है, अच्छे मार्क्स दिलवाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टॉपिक से कवर करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका 20 मार्क्स का है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपका डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है, आपको डेटाबेस क्यों चाहिए होता है? बिकॉज आपको यहाँ पे एक मिनट रुको जरा, मैं यहाँ पे लेजर पेन कर लेता हूँ, थोड़ा एक इजी रहेगा। ठीक है, तो डेटाबेस की नीड क्या होती है? आपको डेटा स्टोर करना है, और डेटाबेस में हम लोग वही डेटा स्टोर करेंगे जो इंटर रिलेटेड हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की डिटेल आप स्टोर कर रहे हैं तो उसके फादर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। तो सिर्फ एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे कि डिफाइन डेटाबेस, और उसके साथ साथ ये भी आ जाता है डिफाइन डीबीएमएस। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये देखिए कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा stored together to serve multiple applications। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी कभी कभी मेरे टाइम पे जब पेपर था तो मुझसे पूछा गया था कि डेटाबेस के एग्जाम्पल बताओ, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट माई एसक्यूएल और एसक्यूएल। ठीक है, तो आपने इनमें से माई एसक्यूएल यूज करा होगा जहाँ तक, कुछ ने शायद ओरेकल भी करा होगा। तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बिकॉज एग्जाम में आ जाता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास 21 क्वेश्चन एमसीक्यू और 1 मार्क्स के हैं ना। तो इस वजह से आप लोग उसको थोड़ा देखिएगा। अब आता है डीबीएमएस। डीबीएमएस होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लाइक इफ वी आर हैविंग अ डेटाबेस देन वी नीड समथिंग टू मैनेज इट। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? डीबीएमएस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट रिफर्स टू अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डेटाबेसेस। ठीक है, आप इसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आता है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे हो गया था तो गलती से स्लाइड हो गया था। अब आता है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सिमिलर लगेगा, बट रिडंडेंसी में क्या होता है? आपका डेटा डुप्लीकेट होता है एंड स्टोर्ड होता है किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। लाइक आप किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं तो उसमें कोई फाइल्स आएंगी आपके पास जो मल्टीपल होंगी। ठीक है, डुप्लीकेट होंगे, उसमें डेटा सेम होगा। बट डेटा इनकंसिस्टेंसी में क्या होता है कि मिसमैच कॉपी होता है और एक ही फाइल के डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट हो जाते हैं, दैट टू एट डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन में डिफरेंट हो जाती है। तो इस वजह से डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी ये दोनों हमसे पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं शायद बहुत स्पीड में गया था, लाइक अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो सॉरी, इसके लिए थोड़ा आप स्पीड थोड़ी कम कर सकते हैं, लाइक 0.25 में कर लीजिए। बट मैं अभी नेक्स्ट टाइम 0.75 सॉरी, ठीक है, तो उसमें आप कर लीजिएगा अगर ज़्यादा फास्ट हो गया हो। बट क्योंकि आजकल बच्चे मोस्टली टाइम कम होता है एंड पढ़ना ज़्यादा होता है तो वीडियोज़ को 2x में चलाते हैं,
तो इफ़ यू आर बेटर एंड कंपैटिबल विद इट देन दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो मैं थोड़ा नॉर्मली चलूँगा बिकॉज़ ज़्यादा है तो मेरे सोचा टाइम भी कम है आपके पास, तो थोड़ा स्पीड ज़्यादा होगी, सॉरी। तो अब आता है हमारे पास रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशन, अभी अगर आप लोग डीबीएमएस की बात करेंगे तो इंस्टेड ऑफ टेबल्स हम लोग यहाँ पे टेबल को रिलेशन से बुलाते हैं, ठीक है। मतलब अगर कहीं भी रिलेशन वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप टेबल को रेफर कर रहे हैं। तो इन रिलेशनल डेटा मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू टेबल्स। टेबल में हमारे पास दो चीजें होती है, एक रोज होता है, एक कॉलम होता है, ठीक है। और इन टेबल्स को रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन की डेफिनेशन वही है, टेबल इज कॉल्ड रिलेशन, इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। लाइक रोज और कॉलम में रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशनशिप ये वाला अभी यहीं पे रहता है। अब आते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स पे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे कि रिलेशन हमारा टेबल को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही यहाँ पे आरडीबीएमएस में मतलब रिलेशनल डेटा मॉडल में जो हमारा कॉलम वर्ड होता है उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बुलाते हैं, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, बस रिफर हम दूसरे वर्ड से कर रहे हैं। अब आता है हमारे पास टपल्स। टपल्स में क्या होता है कि जो रोज होती है उनको हम लोग टपल्स बुलाते हैं। एकदम सिमिलर चीज है, बस एट्रीब्यूट इज फॉर कॉलम एंड टपल इज फॉर रोज। ठीक है, अब आता है डोमेन, जो एक पर्टिकुलर सेल होता है। लाइक आपने एक्सेल करा होगा तो हम लोग हर एक कॉलम को, कॉलम में और रो को जब कंबाइन एक जो वैल्यू होती है जहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग लिखते हैं या जो भी कहते हैं उसको, ठीक है, तो उसको हम लोग सेल कहते हैं ना। तो यहाँ पे उसका मतलब होता है डोमेन, ठीक है। अब आता है डिग्री। डोमेन की डेफिनेशन लिख लो, इट्स अ पूल ऑफ वैल्यूज फॉर विच द एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन अ गिवन कॉलम इज ड्रॉन। लाइक इतना मत सोचो, इतना वो आता भी नहीं है, बट आप लिख सकते हो। ये एक्चुअली बुकिश लैंग्वेज है, ठीक है, क्योंकि मैंने बुक से सब कुछ देख के एंड जो भी है जहाँ पे नेसेसिटी थी वो करा है। बिकॉज डेफिनेशंस बुक के अकॉर्डिंग हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है, जितने भी हमारे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं ना रिलेशन इन आर टेबल, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डिग्री। सिमिलरली कार्डिनलिटी होती है द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, ठीक है। इसको आप अब देखो ऐसे कर सकते हो, लाइक उसमें दिक्कत होगी, रहने दो। आप ऐसी सिंपल से याद रख लो कि हाँ, जैसे रो एक छोटा वर्ड है तो उसके लिए हम लोग बड़े से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कार्डिनलिटी। सिमिलरली कॉलम के लिए जो बच्चा वो डिग्री होता है, ठीक है। छोटा वर्ड है रो, दैट्स वाई हम लोग उसको रेफर बड़े से करते हैं ताकि उसको बुरा ना लगे, तो कार्डिनलिटी होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। हाँ, इसमें थोड़ा एनिमेशन कर दिया था क्योंकि आपको इजी होता है। अब जैसे कि हमारे पास ये सिंपल एक टेबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल होती हैं ये हमारी रोज होती हैं, ठीक है। इनको रोज कहते हैं या टपल्स कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कॉलम्स, ठीक है। जो हमारी वर्टिकल होंगी वो होंगी हमारे कॉलम्स। उसके बाद जो पर्टिकुलर सेल होती है, जैसे कि आप ये सेल देख रहे हैं, ये होती है हमारी डोमेन। अब जितने भी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है, 1 2 3 4, तो ये 4 मिला के क्या होंगी, डिग्री, दैट इज 4। बिकॉज आपके पीवाईक्यूज में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं एंड अभी एमसीक्यू बेस है, तो आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री, सॉरी नॉट नंबर ऑफ, फाइंड द डिग्री एंड द कार्डिनलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रिलेशन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाता है हमारे पास कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी की रोज कितनी है, 1 2 3, तो 3 रोज है, तो इस वजह से कार्डिनलिटी होगी, ओके। अब दिस होल टेबल इज अ रिलेशन, इसको कहते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कीज में, ठीक है। जैसे आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। लाइक जैसे सीरीज में तो आप लोग सिलेबस से मैच भी करते जाइए कि आपका कोई टॉपिक रह ना जाए। मतलब मैंने वैसे पूरा अच्छे से थॉरोली चेक करके करा है, तो इन केस कुछ रह गया हो तो आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ कीज में प्राइमरी की। आपको पीवाईक्यूज में मतलब काफ़ी बार पूछा गया है कि डिफाइन दी कीज इन डीबीएमएस, या तो फिर डायरेक्टली नाम से पूछ लेते हैं कि डिफाइन प्राइमरी की, कैंडिडेट की, या ऐसा भी। तो देखो आपकी प्राइमरी की कौन सी होती है। लाइक अगर प्राइमरी की कहीं पे भी आए तो आपको इतना देखना है कि मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो पर्टिकुलर कॉलम की जितनी भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो नॉर्टनल होंगी और यूनिक होंगी। दैट मीन्स कि वो जो भी पर्टिकुलर कॉलम है उसमें सारी वैल्यूज यूनिक होंगी एंड कोई भी सेल, लाइक कोई भी डोमेन एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कैंडिडेट की। देखो जो भी कीज, जो भी कॉलम एट्रीब्यूट को लाइक कॉलम डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स आर केपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की। मतलब क्योंकि देखिए
कोई भी प्राइमरी की एक टेबल में सिर्फ सिंगल प्राइमरी की होती है, ठीक है? तो बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम इज केपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की, बट हम लोग बनाते सिर्फ एक को हैं बिकॉज ये रूल है। तो जो भी बाकी कॉलम आर केपेबल ऑफ बिकमिंग प्राइमरी की बट दे आर नॉट द प्राइमरी की, वो हमारी होती है कैंडिडेट की, ठीक है? तो इसका डेफिनेशन होता है ऑल एट्रीब्यूट्स कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की या कैंडिडेट की, ठीक है? एज दे आर द कैंडिडेट्स फॉर द प्राइमरी की, मतलब दे आर केपेबल ऑफ बिकमिंग द प्राइमरी की। अब ऑल्टरनेट की क्या आती है? कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट की। लाइक एक सिमिलर सी चीज है, जो भी कैंडिडेट की होती है उनको आप कलेक्टिवली एक ऑल्टरनेट की बोल सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद आता है फॉरेन की। फॉरेन की इज अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल, ठीक है? अब देखो होता क्या है, जब अभी नहीं, आप आगे जाके जब ज्वाइनिंग पढ़ोगे, ठीक है? तो वहां पे क्या होगा, जब आप दो टेबल को ज्वाइन करोगे, एट दैट टाइम हम लोगों को टेबल ज्वाइन करते वक्त दोनों टेबल की प्राइमरी की आपस में लिंक करनी पड़ती है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग फॉरेन की यूज करते हैं। तो फॉरेन की मान लीजिए आप टेबल टू में, ठीक है, टी टू से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो टी टू नाम थोड़ा फनी है, तो आप उससे डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर वहां पे फॉरेन की आप कर रहे हैं तो उसमें फॉरेन की में टेबल वन जो टी वन होगी, अगर हम लोग दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू होगी, ठीक है? तो अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हमारा एसक्यूएल हो गया। लाइक हम अब हमारा यहाँ से बेसिकली चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? अब देखो एसक्यूएल क्या होता है, इट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब देखो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे डी है, तो डी की वजह से आप लोग सिर्फ स्ट्रक्चर मत लिखिएगा बिकॉज कभी कभी फुल फॉर्म में या यहाँ पे टीचर मार्क्स डिडक्ट कर लेता है, उनको बस मौका चाहिए आपके नंबर काटने के लिए, बस आपको मौका नहीं देना है, ठीक है? इज अ लैंग्वेज दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट एंड ऑपरेट ऑन रिलेशनल, भाई स्पेलिंग गलत हो गई सॉरी, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेसेस विच आर सेट्स ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन टेबल्स, ठीक है? तो आपको क्या होता है, जो भी आप लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आपको अगर लाइक हम लोग कहीं वैल्यू स्टोर करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमको एक मीडियम चाहिए कि हम लोग उससे एक्सेस कर पाएँ, ठीक है? उससे बात कर पाएँ एज़ इन हम लोग उसको कमांड दे पाएँ एंड जो हमको नीड होगी हम लोग वो चीज़ कर पाएँ। तो फॉर दैट वी आर हैविंग अ लैंग्वेज दैट इज़ एसक्यूएल, ठीक है? अब इसमें होता है एसक्यूएल इज अ सेट ऑफ कमांड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नियरली ऑल डेटाबेसेस। मतलब अभी आज के टाइम पे जितने भी एसक्यूएल, देखो दो टाइप के डेटाबेस होते हैं, एक नो एसक्यूएल डेटाबेस एंड एसक्यूएल डेटाबेस। तो अभी आपने पढ़ा था ना, ओरेकल हो गया, जितने भी टाइप्स ऑफ डेटाबेस थे, तो बहुत माइन्यूट से चेंज होता है, बट मोस्टली सारे डेटाबेस आपका एसक्यूएल के कमांड समझ लेते हैं। मेरी आवाज़ को कुछ हो गया यार, ठीक है? अब इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, आप इसमें कोई भी छोटे में लिखिए बड़े में लिखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है हमारे पास, देखो हमारे पास बेसिकली चार टाइप्स की होती हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, बट आपके सिलेबस में सिर्फ दो हैं, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड अनदर इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि हमको यहाँ पे सिर्फ डिफाइन करना है, ठीक है, कि हम लोग को कैसा स्ट्रक्चर चाहिए। और मैनिपुलेट मीन्स होता है कि हम लोग जो डेटा में कुछ चेंजेस करेंगे, लाइक इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, कुछ भी। तो जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड्स कमांड फॉर डिफाइनिंग रिलेशन स्कीमास। हमको यहाँ पे स्कीमास बनानी होती है, स्कीमास लाइक आप अभी के लिए समझ सकते हैं कि टेबल बनानी होती है, ठीक है? तो टेबल में कितनी रोज होंगी, कितनी कॉलम्स होंगी, ठीक है, क्या क्या फील्ड के नाम्स होंगे, वो सब हमारा डीडीएल में होता है। तो रिलेशन स्कीमा, डिलीटिंग रिलेशन एंड क्रिएटिंग इंडेक्सेस एंड मॉडिफाइंग रिलेशन स्कीमास, ठीक है? तो इसका जो भी कमांड्स होते हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप, रीनेम, ये इसके कमांड्स होते हैं। मतलब आपको इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको लिस्ट ऑफ कमांड्स दिए होंगे, ठीक है? तो उसमें से आपको पूछ लेंगे कि लिस्ट आउट दी डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स, तो वहां पे आपको जो भी डीडीएल के होंगे उसको वैसे लिखना पड़ेगा, जो डीएमएल के होंगे वहां पे। डीएमएल वहीं पे आ जाता है कि हमारी वो लैंग्वेज होती है दैट इनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस और मैनिपुलेट डेटा और ऑर्गेनाइज बाय द appropriate data model, ठीक है, एज ऑर्गेनाइज बाय द appropriate data model। मतलब जैसा भी हम लोगों को काम करवाना है, लाइक अगर हम लोग इन केस वैल्यूज सब इंसर्ट कर चुके हैं तो हमको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लेनी है,
तो इस वजह से हम लोग डीएमएल वाले कमांड्स यूज करते हैं, दैट इज फॉर द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसका है जो भी एग्जांपल्स आ जाते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। ठीक है। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है। तो डेटा टाइप हमारे और भी टाइप के होते हैं, बट आपके सिलेबस में यही है एंड यही मेन डेटा टाइप है। सबसे पहले आता है कैर। कैर में ये जो एम लिखा है, इट डिनोट्स द साइज। ठीक है। तो यहाँ पे आगे एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो अब फिक्स लेंथ स्ट्रिंग, इसमें 1 से लेके 255 कैरेक्टर्स होते हैं इन अ फिक्स लेंथ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैर 5 ऐसे करके आप डिफाइन करते हैं। डिफाइनिंग अ लेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड बट द डिफॉल्ट इज 1। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको डिफरेंस जब पूछेंगे, बिकॉज एग्जाम में आपके आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर कैर। ठीक है। तो अब वैर कैर में क्या होता है कि अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन, इसमें सेम चीज ये है कि 1 से 255 कैरेक्टर्स हैं इन वेरिएबल लेंथ। यहाँ पे आपने वैर कैर लिखा 25 पे, यू मस्ट डिफाइन अ लेंथ व्हेन क्रिएटिंग अ वैर कैर फील्ड। ठीक है। It saves space if length of value is less than the specified length। अब देखो इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं वैसे बताऊंगा आपको याद हो जाएगा। आपको मान लीजिए कि आपके पास, आपने यहाँ पे अगर इसी का एग्जांपल लेते हैं, आपने स्पेस ले ली 5। ठीक है, कैर में आपने स्पेस ले ली 5। तो यहाँ पे अगर आपने वैल्यू इंसर्ट करी, फॉर एग्जांपल हम लोग नेम इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास टोटल स्पेस 5 है, आपने उसमें नाम सेव करा राज, RAJ। ठीक है। तो अगर RAJ सेव करा आपने, तो आपके पास दो स्पेसेस वेकेंट हुई। ठीक है। 5 में से 3 उसने राज ने ले ली, उसके बाद 3 स्पेस राज ने ले ली। ठीक है। तो उसके बाद दो स्पेस बची आपके पास। यहीं पे अगर वैर होता तो राज नहीं ले पाता, राज सिर्फ 3 लेता, बाकी दो बच जाती एंड वो आपके पास स्टोर हो जाती है, आगे काम आती है। ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है, तभी यहाँ पे लिखा है इट सेव स्पेस इफ लेंथ ऑफ वैल्यू इज लेस देन स्पेसिफाइड लेंथ। ठीक है। ये चीज आप अभी भी हंस रहे हैं क्या आप लोग? तो ये वैरकर हो गया, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है इंट। इंट क्या होता है? सॉरी, टेबल की आवाज थी। ठीक है। अब आता है इंट। इंट क्या होता है कि अ नॉर्मल साइज इंटीजर दैट कैन बी साइंड और अनसाइंड। साइंड वो होते हैं जिसमें हमारे पास साथ ही में जो भी आपकी वैल्यू होगी उसके साथ में सिंबल होगा, लाइक पॉजिटिव या नेगेटिव। बट अनसाइंड होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। इंटीजर -1 से लेके पूरा आगे तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बट यहाँ पे जो इसकी लिमिट है वो है स्पेसिफाई अ विड्थ ऑफ अप टू 11 डिजिट्स। सिर्फ 11 डिजिट तक आप लोग स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर कोई यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होगा तो ही हो सकता है, वरना दैट टू इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है। बाकी फ्लोट पे आते हैं। फ्लोट पे क्या है हमारा? फ्लोट इज यूज फॉर टेकिंग द डेसिमल वैल्यूज। इंटीजर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ होल नंबर या मतलब इंटीजर्स लेते हैं। ठीक है। बट फ्लोट में हम लोग डेसिमल वैल्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यू कैन डिफाइन द डिस्प्ले लेंथ और टोटल लेंथ M एंड द नंबर ऑफ डेसिमल्स D। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका M है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वो डिजिट है जो डेसिमल से पहले है। आप इससे मतलब इसको गलत मत समझिए। ठीक है। M हो गया आपकी टोटल लेंथ, लाइक 35.2 है, तो इसकी लेंथ हो गई हमारे पास 35.2, मतलब टोटल डिजिट्स कितनी हो गई 3। तो m की वैल्यू 3 होगी एंड d हो गया हमारा 1। ठीक है। बिकॉज 0.2 डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू हो वो इस पे आती है। मतलब ये नहीं होगा कि 2, 1 लिख देंगे तो टोटल 3 होगा, इसमें टोटल इसका 2 ही जाएगा। लाइक टोटल अगर 35.2 है तो इसमें 3 होगा एंड उसका 1 होगा। ठीक है। ये समझ गए ना, m की वैल्यू इज फॉर द टोटल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है। इसमें हो गया टोटल लेंथ m एंड द नंबर ऑफ डेसिमल्स d। ठीक है। द डिफॉल्ट विल बी 10, 2 वेयर 2 इन नंबर ऑफ डेसिमल्स एंड 2 इज होगा, सॉरी, इज नंबर ऑफ डेसिमल्स एंड 10 इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ये मैं अभी जब पीडीएफ बनाऊंगा तो ये सारी छोटी छोटी गलतियां, बिकॉज टाइप करते वक्त हो गया, ध्यान नहीं दिया यार, तो सॉरी उसके लिए। तो इसको 10 इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे इसका समझ सकते हैं। और जो डेसिमल प्रिसीजन है दैट कैन गो अप टू 24 प्लेसेस। ठीक है। तो आप 24 प्लेसेस तक जा सकते हैं डेसिमल का प्रिसीजन के लिए। अब आता है आपके पास डेट। डेट डेटा टाइप क्या होता है? हमारा डेट स्टोर करने के लिए होता है, इसका फॉर्मेट होता है ईयर, मंथ एंड डेट, और बीच में एक डैश डैश लगा के। ठीक है। तो एग्जांपल अगर आपको करना है December 30 1973 लिखना है, तो इसको 1973 12/30 लिख सकते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग ये डेटा टाइप्स हैं सब कुछ यूज करेंगे। ठीक है। अब आता है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स।
देखो, वैसे कंस्ट्रेंट हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप के होते हैं, नॉर्मल, यूनिक, प्राइमरी की, तो नॉर्मल यूनिक का ही हो गया। बट एक और आता है यहाँ पे जहाँ पे चेक करना होता है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि उसके साथ पूरा एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होगा कि जब भी आप कोई कॉलम नेम लिखेंगे, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, बस अभी के लिए सिर्फ इतना देख लीजिए, क्योंकि वो अभी आगे आएगा, तो अभी कंफ्यूज मत होइए। नॉर्मल से क्या होगा, हमारा पर्टिकुलर कॉलम में ऐसी कोई भी वैल्यू या कोई भी ऐसा सेल नहीं होगा या डोमेन नहीं होगा जो ब्लैंक होगा। ठीक है, सब में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। इन केस अगर किसी में वैल्यू हम लोग ने नहीं दी तो एरर आ जाएगा और डेटा आगे फॉरवर्ड या कमिट नहीं होगा। ठीक है, यूनिक में क्या होगा, लाइक ये हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमको यूनिक वैल्यूज चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर हो गया, ठीक है, तो अगर किसी ने बाय मिस्टेक गलती से एक ही बच्चे को दो रोल नंबर दे दिए तो वहाँ पे एरर हो जाएगा एंड लेटर ऑन वी कैन करेक्ट इट। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग यूनिक यूज करते हैं। फिर आता है प्राइमरी की, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, will declare comma as a primary column as a primary key and will work like unique and cannot allow null values। ठीक है, तो यूनिक और नॉट नल होता है, और ओनली वन कॉलम कैन बी अप्लाइड इन दिस कंस्ट्रेंट। ठीक है, सिर्फ एक ही, अगर आपने कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज टेबल क्रिएशन के टाइम ही हम लोग कॉलम लगाते हैं, ठीक है, कॉलम के नाम एंड सब कुछ डिफाइन करते हैं, अभी आगे आएगा, तो वहां पे हम लोग किसी एक ही कॉलम को प्राइमरी की दे सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मोर देन वन कंस्ट्रेंट कैन बी यूज टुगेदर, तो इससे क्या होगा, लाइक अब प्राइमरी की में तो आपने एक बार में दोनों दे दिए, लाइक वी डू नॉट हैव टू मेंशन अलग अलग की प्राइमरी की फिर नॉर्मल यूनिक, ऐसा नहीं, प्राइमरी की सिर्फ लिखेंगे हो जाएगा। बट इन केस आपको किसी कॉलम में, लाइक क्योंकि हम लोग प्राइमरी की सिर्फ एक ही कॉलम में लिख सकते हैं, पर अगर आपको किसी कॉलम में नॉर्मल और यूनिक दोनों वैल्यूज चाहिए, तो हम लोग स्पेस देके लाइक नॉर्मल फिर यूनिक दोनों लिख देंगे एंड इट विल वर्क सेम एज अ प्राइमरी की। ठीक है, तो वो कॉलम में हमारे पास ना ही नॉट नल होगा, लाइक कोई भी वैल्यूज नल नहीं होगी और सारी वैल्यूज यूनिक होंगी। ठीक है, अब आता है हमारे पास डेटाबेस एंड टेबल क्रिएशन। डेटाबेस और टेबल क्रिएशन में ये सारे हमारे डीडीएल कमांड्स है। ठीक है, तो डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाले, जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, क्रिएटिंग डेटाबेस हम लोग सबसे पहला है, इसका सिंटैक्स है। आप देखिए मेरे नोट्स एक बार, आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ डाउट हो कि आगे सही से नहीं होगा, तो एक काम करिएगा, वीडियो को आगे पूरा तक ले जाइए। ठीक है, नीचे से स्लाइड करते करते एंड यू कैन चेक कहाँ पे मेरे नोट्स कैसे हैं, पूरा एक बार आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मतलब ठीक है, आई विल रिकमेंड आप मेरे से पढ़ो, क्योंकि मैं अच्छे से समझाऊंगा जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग। तो वैसे अभी स्टार्ट करते हैं, एक बार आपको अगर देखना हो तो पूरे लास्ट तक जाके देख सकते हैं, मैंने सारे टॉपिक सब कुछ कवर करा है। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास क्रिएटिंग डेटाबेस। तो क्रिएटिंग डेटा, इसका सिंटैक्स क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कोई भी, अगर इन केस जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि यू हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस या ऐसा कुछ। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट क्रिएटिंग अ डेटाबेस से आ रहा है, तो आपको यहाँ पे पूरा ये कमांड लिखना है। बट इन केस अगर सिर्फ आ रहा है कि आपको टेबल के क्वेरीज लिखने, कुछ ऐसा कुछ करना है, तो आपको ये सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं, लाइक फिर से पूरा इतने लिखने की जरूरत नहीं कि क्रिएट अ डेटाबेस ऐसे। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स होता है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम, बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है। हम लोग को क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो इसका जो डेटाबेस का नाम हो गया वो आगे लिख देंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस न्यू। ठीक है, ये मैंने इसलिए करा है कि जो भी हमारा डीबीएमएस का होता है, ये केस इनसेंसिटिव होता है। ठीक है, तो आप बड़े में लिखें चाहे छोटे में लिखें, तो इससे कुछ मतलब नहीं होता। बट एक चीज़ है, जब आप अपनी ये वैल्यूज जो आपने न्यू है, यहाँ पे छोटे में है ये बड़े में है, जब भी ये डेटाबेस में सेव होगा, ये हमेशा ही स्मॉल लेटर्स में सेव होगा। ठीक है, अब आता है हमारा ओपनिंग का डेटाबेस। हम लोग को लाइक हमने 10-12 डेटाबेस है, तो सब डेटाबेस में अलग अलग वैल्यूज हैं, कोई स्कूल के लिए, कोई टीचर्स के लिए, कोई स्टूडेंट के लिए। तो जब भी हम लोग को यूज करना होता है, देन वी यूज द कमांड यूज डेटाबेस, सिंपल सा कमांड है, यूज न्यू, जो भी डेटाबेस का नाम है यूज क्या के वो लिख दो। ठीक है, और डेटाबेस शुड बी ओपन फर्स्ट बिफोर क्रिएटिंग टेबल और परफॉर्मिंग एक्शंस ऑन इट, ये सिंपल सी चीज होगी। अब आता है एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस। अगर हम लोग को चेक करना है कि कौन सा डेटाबेस अभी तक हमारे सिस्टम में है, तो यू हैव टू यूज द कमांड शो डेटाबेसेस। ठीक है, इसका सिंटैक्स और एग्जांपल सेम ही है, बिकॉज शो डेटाबेसेस आप करेंगे तो आपके पास जितने भी डेटाबेस हो जाएंगे सब आ जाएंगे। ठीक है, इन केस आपको कोई डेटाबेस डिलीट करना है, तो फॉर दैट वी हैव अ कमांड दैट इज ड्रॉप डेटाबेस, एंड कौन सा डिलीट करना है उसके लिए हो गया डेटाबेस नेम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डेटाबेस न्यू, हम लोग न्यू बनाया था, उसको हटा भी दिया।
अब आता है जब डेटाबेस हम लोग ने यूज डेटाबेस कमांड यूज कर लिया, इसके बाद आता है हमारा क्रिएटिंग टेबल। क्रिएटिंग टेबल क्या होता है? आपको एक टेबल क्रिएट करनी है, उसमें अलग अलग कॉलम नेम होंगे, डेटा टाइप होगा, साइज होगा, उसका कंस्ट्रेंट होगा। कंस्ट्रेंट हमारा एक मैंडेटरी चीज नहीं होती है, इनकेस आप दे ना दें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अगर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी आज इन, अगर मान लीजिए आप कोई कहीं पे रोल नंबर फील्ड सेट कर रहे हैं, लाइक उसमें वैल्यूज डाल रहे हैं, तो अगर डुप्लीकेट ना हो जाए इसलिए वी यूज ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स को आप एक तरह से कंडीशंस कह सकते हैं, दैट इज टू बी फॉलोड व्हाइल एंटरिंग अ डेटा, ठीक है। तो देखो इसका सिंटैक्स होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और सबसे पहले ब्रैकेट बनाना, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। कुछ भी अगर मुझको अभी कुछ गलती लगेगी तो मैं बता दूंगा, बाकी मैंने देखा है, लाइक हो सकता है बिकॉज टाइपिंग एरर हो सकता है। ठीक है, तो अब आता है कॉलम नेम। सबसे पहले कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, फिर कंस्ट्रेंट। सॉरी। ठीक है, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज और कंस्ट्रेंट। जब आपका एक कॉलम की सारी डिटेल्स हो जाएंगी, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। उससे पहले नहीं लगाना है, बिकॉज अगर मान लीजिए कॉलम नेम के बाद आपने गलती से कर दिया, स्टार्टिंग में होता है, मुझसे भी होता था, मैं कॉलम नेम लिखता था फिर उसके बाद कॉमा लगा देता था। तो ये गलती नहीं करनी। कॉलम नेम हो गया, कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, अगर साइज की जरूरत है, ठीक है, साइज मैटर करता है यहाँ पे, तो अगर साइज की जरूरत है तो उसको डेटा टाइप में ऐसे करके लिख देना, उसके बाद उसका जो कंस्ट्रेंट होता है वो कर देना। तो अब इसके बाद ऐसे आपको जितने कॉलम चाहिए कॉमा कॉमा लगा के सब कर दीजिएगा। एग्जाम में जब आप लिखें, तो जैसे मैंने करा है, प्लीज कोशिश करिएगा वैसे ही फॉलो करिए। ये नेम वैसे यहाँ से होना चाहिए था, बट आप अगर, आप समझ गए ना कि कैसे होना चाहिए, बिकॉज आपने सबसे पहले क्रिएट टेबल कर ली, टेबल का नाम लिख लिया, ठीक है। तो ऐसे एग्जामिनर को एक क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है, काफी क्लियर लगेगा and उसको नंबर देने में अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको पूरा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन लिखने हैं एंड कब कहाँ क्या जरूरी चीज होती है वो फॉलो करनी है, ठीक है। तो एग्जांपल हम देख सकते हैं, सीरियल नंबर हो गया, इसका डेटा टाइप इंटीजर हो गया, हम लोग को साइज देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको साइज से मतलब नहीं है। तो इसके बाद आ जाता है नॉटनल और यूनिक, ठीक है, इसका हमारा देख सकते हैं यहाँ पे नॉटनल लिखा फिर यूनिक लिखा, कोई स्पेस नहीं है, मतलब स्पेस है सॉरी, कोई कॉमा नहीं है बीच में। एंड वी कैन यूज टू कंस्ट्रेंट्स एट अ टाइम, ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा था। सिमिलरली नेम कर लिया, कैर कर लिया, जेंडर कर लिया, ठीक है। अब आता है व्यू टेबल्स ऑफ डेटाबेस। अगर जैसे हम लोग ने सिंपली अभी डेटाबेसेस देखे थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने कमांड यूज करा था शो डेटाबेस, यहाँ पे होगा शो टेबल्स, ठीक है। तो एक्चुअली काफी तेज बोलना पड़ रहा है बिकॉज ये ईयरफोन लगाया हूँ ना, तो माइक्रोफोन खराब हो गया। तो इसकी वजह से अब टेबल स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है कि आपके टेबल में कितने कॉलम्स हैं, लाइक कॉलम नेम नहीं आएंगे, कॉलम नेम आएंगे सॉरी, ठीक है, कॉलम नेम आएंगे, उसका कंस्ट्रेंट और कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है, ये सब आपको चेक करना है। तो यू हैव टू यूज द फंक्शन DSC टेबल नेम, ठीक है, दैट इज डिस्क्राइब टेबल नेम। आप DSC भी लिख सकते हैं और डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। बाद में आपके पास एक डिफरेंस आएगा जब आप आगे पढ़ेंगे, जब ऑर्डर बाई क्लॉज आता है, ठीक है, ऑर्डर बाई होता है जिसमें हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, तो वहां पे भी एक DESC है, दैट स्टैंड्स फॉर डिसेंडिंग। और यहाँ पे आता है DESC, दैट स्टैंड्स फॉर डिस्क्राइबिंग, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऑर्डर बाई का DESC या नॉर्मल DDL कमांड का DESC में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दैट इज फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आपको कोई भी एरे, एरे सॉरी नॉट एरे, या कोई आपको डेटा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट करना है तो देन वी यूज DESC, ठीक है। तो अभी वो आगे आएगा, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टेबल का नाम आ गया DESC स्कूल एंड डिस्क्राइब स्कूल। इसके बाद आता है रिमूविंग टेबल। रिमूविंग टेबल में क्या होता है कि आपको, जैसे हम लोग ने टेबल डेटाबेस हटाया था, वैसे हम यहाँ पे टेबल हटाएंगे, ड्रॉप टेबल, टेबल नहीं, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर हमारे पास वो टेबल हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है, तो होता क्या है कि हमारा जो टेबल नेम है, जो भी ऐसे हम लोग ड्रॉप टेबल स्कूल डालेंगे, अगर एट प्रेजेंट वो डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। तो इन केस आपको एरर प्रिवेंट करना है वहाँ पे कि आपका जो प्रोग्राम है वो स्मूथली रन करे, तो आप यूज कर सकते हैं इफ एग्जिस्ट, ठीक है, एक कंडीशन लगा दी, अगर एग्जिस्ट करता है तो आप उसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे DDL एंड DML कमांड्स में। DDL एंड DML कमांड्स में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस तो आपने जान ही लिया था ना कि DDL फॉर स्ट्रक्चर एंड DML इज फॉर मैनिपुलेटिंग।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि लिस्ट सम डीडीएल कमांड्स और डीएमएल कमांड्स, ठीक है। ऐसा भी आता है, या तो आपको पहले से कमांड दे देंगे जिसमें आपको बताना है कि कौन सा डीडीएल है कौन सा डीएमएल है। तो ये आ जाता है क्रिएट, ड्रॉप, डिस्क्राइब, शो, ऑल्टर, ट्रंकेट। तो हम लोग ने क्रिएट पढ़ लिया है, ड्रॉप आपने देख ही लिया है, डिस्क्राइब देख लिया है, शो देख लिया है, ऑल्टर और ट्रंकेट ये कमांड अभी हम लोग पढ़ते हैं। एंड डीएमएल का भी पूरा पोर्शन बचा है, जो कि जिसमें इंसर्ट आपको, अगर कोई क्वेश्चन वैसे आता है कि लाइक पूरा का पूरा डेटाबेस बनाने को देंगे, बट वैसा क्वेश्चन आता नहीं है। जैसे आता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जब वो वाला क्वेश्चन आएंगे। तो वैसे क्वेश्चन अभी आप लोग आगे देखते हैं। बाकी आपके पास सिंपल जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, दैट इज सेलेक्ट कमांड, ठीक है। तो आप ये याद कर सकते हैं कि मैनिपुलेशन में आपको क्या क्या काम आता है। मैनिपुलेट मतलब इंसर्ट करना, तो इंसर्ट कमांड हो गया, अपडेट करना तो अपडेट कमांड हो गया, डिलीट हो गया तो डिलीट कमांड करना, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। तो हम लोग आगे चलते हैं। जैसे आपने, अच्छा यहीं पे बता देता हूँ, जो ड्रॉप होता है वो पूरी की पूरी टेबल हटा देता है, ठीक है। जैसे हम लोग ने अभी यूज किया था ड्रॉप टेबल, टेबल नेम डाला तो हमारी पूरी टेबल हट गई। टेबल मतलब पूरी टेबल हमारी डेटाबेस से चली गई, ठीक है। अब आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट में क्या होता है, आपकी टेबल एग्जिस्ट करेगी बट आपकी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो चली जाएंगी। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, अभी ध्यान से सुना होगा तो याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है हमारे पास अगला डीडीएल कमांड, दैट इज ऑल्टर कमांड। तो ऑल्टर कमांड हमारा यूज क्यों होता है। अब देखो आपको ये पता है कि ऑल्टर कमांड, आपने मान लीजिए कुछ भी डेटा का स्ट्रक्चर बना लिया। अगर हमारे पास हमने कोई वैल्यू इंसर्ट करी है, फॉर दैट वी हैव अ डीएमएल कमांड दैट इज अपडेट, ठीक है। तो हम लोग वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर हमको स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने की, लाइक किसी भी टेबल का कंस्ट्रेंट चेंज करना है, उसका डेटा टाइप चेंज करना है, ठीक है, कॉलम का नेम चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास आता है ऑल्टर कमांड, ठीक है। क्योंकि ये हमारा वैल्यूज को कुछ नहीं टच करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाएगा, ठीक है। तो अब आता है द ऑल्टर कमांड इज यूज्ड टू चेंज डेफिनेशंस ऑफ अ टेबल, ठीक है। इन जनरल इट इज यूज्ड टू ऐड अ कॉलम एट्रीब्यूट, कॉलम ऐड करना है, चेंज करना है, ऐड एन इंटीग्रिटी कांस्टेंट या रीडिफाइन अ कॉलम। रीडिफाइनिंग में डेटा टाइप, साइज, डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी हो सकता है। डिफॉल्ट वैल्यू आपकी तब आती है जब आप लोग चेक कंस्टेंट लगाते हैं, या कोई भी कॉलम में फॉर एग्जांपल आप भूल जाते हैं कि आपने वैल्यू नहीं डाली, या इन केस स्किप हो गई, तो वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप ही टेबल में आपके डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एडिंग और मॉडिफाइंग डिफॉल्ट और चेक कंस्ट्रेंट इज नॉट इन आवर सिलेबस। नहीं है। तो अच्छा अभी आपके में चेंज हो गया था, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे अभी तक याद था कि है, मैंने अभी देखा तो भूल गया था, मतलब अब देखा तो याद आ गया। तो वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन एडिंग और रिमूविंग एट्रीब्यूट्स एंड प्राइमरी की। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है, रिमूव करना है एट्रीब्यूट्स या प्राइमरी की, ठीक है। वी कैन ऐड और रिमूव बोथ थिंग्स टुगेदर, दोनों चाहें तो दोनों साथ में रिमूव कर सकते हैं। ये चीज़ आप लिख सकते हैं इनकेस आपको ऑल्टर कमांड का डेफिनेशन आ गई। तो अब आता है एडिंग अ कॉलम स्लैश एट्रीब्यूट। सबसे पहले आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है। आपने मान लीजिए सिर्फ नेम, क्लास, रोल नंबर तक का रखा था, अब आपको फ़ोन नंबर भी ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे ऑल्टर कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। Sorry। तो अब आता है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड। तो इसका सिंटैक्स आप देखिए। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखिए, जो भी आपके डीडीएल कमांड्स होते हैं, ठीक है, डीडीएल कमांड्स में आपको एक टेबल वर्ड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि या तो डेटाबेस था तो उसमें भी हम लोग को यूज़ करना पड़ा था, शो डेटाबेस, डेटाबेस नेम, ठीक है, वैसे कर देते हम लोग, सबसे पहले डेटाबेस लिखना पड़ा था। तो डीडीएल कमांड में आपको टेबल लिखना ज़रूरी होता है। डीएमएल कमांड में आप सीधे उसकी वैल्यूज को चेंज करेंगे, लाइक वहाँ पे लिखेंगे अपडेट एंड टेबल नेम, लाइक उसमें कोई बीच में टेबल वर्ड इंसर्ट नहीं करना होता, बट यहाँ पे करना, लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है, कोई कॉलम ऐड करना है। तो हमने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड। ऐड एक हमारा कीवर्ड हो गया जिससे हम लोग कॉलम नेम ऐड करेंगे, कॉलम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट सेम है, जब हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे थे तो वैसे एकदम सेम फॉर्मेट है, कॉलम नेम, डेटा टाइप, उसका साइज और कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब आता है हमारा, इसका एग्जांपल देख लो, ऑल्टर टेबल स्कूल, स्कूल में टेबल का नेम हो गया, ऐड कर दिया हम लोगों ने एज, ठीक है, जो हमारा कॉलम का नाम है एज, इंटीजर लेगा, नॉट नल होगा, और कॉमा क्लास इंटीजर। यहाँ पे आप देखिए मैंने क्लास के आगे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हमारा मान लो कोई भी वैसी वैल्यू आई, नल भी हो सकता है, जरूरी भी नहीं कि यूनिक हो, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास, हमको अभी हम लोग ने ऐड करा, अब हम लोग रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करने में
हम लोग सिंपली करेंगे ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप और कॉलम नेम। जो भी हमको कॉलम नेम हटाना है उसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे हम लोग सीधे रिमूव कर रहे हैं, मॉडिफाई का भी आगे रहेगा, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम, ऐसे हम लोग ने जो इसका कॉलम था उसको रिमूव कर दिया। अब आता है हम लोग प्राइमरी की ऐड कर रहे हैं। प्राइमरी की ऐड करने में सिंपल सा सेम है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले प्राइमरी की लिखनी है, फिर उसके बाद लिखना है कॉलम का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कॉलम नेम। ऑल्टर टेबल स्कूल ऐड प्राइमरी की, यहाँ पे आपने लिख दिया रोल नंबर। ठीक है, जो कॉलम का नाम था ये हम लोग ने इस रोल नंबर में प्राइमरी की लगा दी। अभी आपने देखा था ना पिछले स्लाइड में रोल नंबर में नहीं, सॉरी वो तो क्लास था, बट आपने रोल नंबर में प्राइमरी की लगा दी। ये तभी लगेगी जब आपकी टेबल में पहले से कोई प्राइमरी की नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ऑल्टर से करा तो आपके में प्राइमरी की इंसर्ट होगी एंड कोई एरर नहीं आया तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इन केस प्राइमरी की है तो आपके प्राइमरी की मतलब की जगह ऑल्टर टेबल जब आप नया कॉलम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे नॉट अ यूनिक कर दीजिएगा। बट प्री एग्जिस्टिंग कॉलम में जब प्राइमरी की लगानी होती है तो हम लोग ऐसे लगाते हैं। रिमूव करना है तो ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप और प्राइमरी की, इतना आप समझिए होंगे, लाइक इसमें अभी कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना। अब आता है, अब हम लोग को अगर किसी भी कॉलम की डेफिनेशन चेंज करनी है तो वी हैव टू यूज मॉडिफाई क्लॉज। मॉडिफाई क्लॉज में क्या होता है कि अगर आपको सबसे पहले लाइन से चलते हैं कि सबसे पहले कोई डेटा टाइप चेंज करना है। डेटा टाइप चेंज करने के लिए हम लोग लिखेंगे ऑल्टर टेबल टेबल नेम। देखिए टेबल वर्ड यूज करना ही है क्योंकि डीटीएल कमांड है। फिर टेबल वर्ड लिखेंगे, अ, फिर टेबल नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाई। ये हमारा एक क्लॉज है। ठीक है, मॉडिफाई में क्या होगा, सबसे पहले कॉलम नेम, न्यू डेटा टाइप और न्यू साइज। तो यहाँ पे आपको ये नहीं कि जो पुराना पहले इसका डेटा टाइप था वो कुछ मेंशन करना या जो पुराना साइज है ऐसा कुछ नहीं, सीधे मॉडिफाई लिख दिया तो ये अपने आप समझ लेगा कि आपके पास जो कॉलम नेम आ रहा है उसमें हमको चेंजेस करने हैं। तो ऑल्टर टेबल स्कूल मॉडिफाई नेम, नेम कॉलम का हम लोग को जो डेटा टाइप है वो हो गया क्या, और उसका बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे साइज चेंज करा है, दैट इज 40। ठीक है, अब आता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट चेंज करना होता है तो ऑल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई कॉलम नेम कॉमा न्यू कंस्ट्रेंट। अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है तो कॉलम नेम के बाद डेटा टाइप लिख दीजिए, अगर कंस्ट्रेंट चेंज करना है तो कंस्ट्रेंट कर लीजिए। फिर आता है ऑल्टर टेबल स्कूल मॉडिफाई रोल नंबर यूनिक। ये हो गया। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है, लाइक चांसेस है, हर बार आ ही जाता है कि या तो फिर आपसे सिर्फ अकेले पूछ लेंगे वेयर क्लॉज को डिफाइन करो, या तो इसके साथ एक आता है वेयर और हैविंग में डिफरेंस क्या है। हैविंग हमारा ग्रुप बाय में आता है। ठीक है, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे उसका, वहाँ पे अच्छे से बताया मैंने कि वहाँ पे प्रॉपरली, क्योंकि तब तक आपको वेयर की नॉलेज तो हो जाएगी, तो वहाँ पे डिफरेंस भी है कि कैसे वेयर और हैविंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है, बेसिकली 2 मार्क्स में ही आएगा। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, व्हेन अ वेयर क्लॉज इज प्रेजेंट द डेटाबेस प्रोग्राम गोज थ्रू द एंटायर टेबल वन रो एट अ टाइम एंड एग्जामिन ईच रो टू डिटरमाइन इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। वेयर क्लॉज जैसे कि आप लोग नाम से समझ सकते हैं कि insert the value where some constraint is greater than या some type of data is greater than or less than any condition। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग where यूज करते हैं। तो अब आता है इफ इट इज ट्रू फॉर अ रो दैट रो इज डिस्प्लेड इन द आउटपुट। अगर उस पर्टिकुलर रो ने इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो हम लोग उसका आउटपुट में इंक्लूड कर देंगे। तो फिर चलो अब इसका हम लोग सिंटैक्स देखते हैं, इसमें है क्या। अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल्स टू कॉलम नेम एक्सप्रेशन, कॉलम नेम इज इक्वल्स टू नल वे। ये एक्चुअली गलती से मैंने बहुत बड़ी कंडीशन ले ली है, आप सिंपल वेयर का वो कर लीजिए। जब हम लोग सेलेक्ट भी यूज करेंगे तो मैं आपको वेयर बस तब बता दूंगा इसके जो सिंटैक्स या इसके एग्जांपल के साथ, अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको समझने के लिए। अभी आगे इसके आगे जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें आपको मैं इसकी एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। ठीक है, तो सिंटैक्स अभी आप छोड़ दीजिए, बस इतना देखिए कि ये काम क्या करता है। इट इज जस्ट फॉर चेकिंग द कंडीशंस एंड डूइंग ऑपरेशन वेयर इट सेटिस्फाइज द पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, तो we can use where clause whenever we have to print selected and condition based data, or it can be used with different mostly all commands like select alter insert, जितने भी होते हैं हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आता है इंसर्ट इनटू कमांड। इंसर्ट इनटू क्या होता है, आपने टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है, उसमें अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो वो कर ली। तो यहाँ से आपका डीएमएल कमांड स्टार्ट हो रही है कि सबसे पहला काम आपने जब टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें वैल्यूज इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास इंसर्ट कमांड।
तो इंसर्ट इनटू कमांड इज यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू टेबल्स। आपको इंसर्ट इनटू कमांड से क्या होगा, जो टेबल्स में डेटा एंटर करता है, the insert statement adds a new row to table giving giving की स्पेलिंग फिर से गलत है, सॉरी, a value for every column in a row। ठीक है, तो जो इंसर्ट स्टेटमेंट होती है, हर बार स्टेटमेंट पे नया नए रो ऐड करती रहती है। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, डेटा वैल्यूज आर इन द सेम ऑर्डर एज द कॉलम नेम इन टेबल। डेटा कैन आल्सो बी एडेड ओनली टू सम कॉलम्स इन अ रो बाय स्पेसिफाइंग द कॉलम एंड देयर डेटा। तो आपको बस मोटा मोटा ये याद रखना है कि इंसर्ट इनटू कमांड हमारा क्या करता है, एक डेटा को स्टोर करता है डेटाबेस में। ठीक है, डेटा एंटर करने के काम आता है। एंड आप जिस कॉलम में डेटा एंटर करेंगे, लाइक सबसे पहले आपने राज की डिटेल्स भरी तो राज आ गया, फिर रवि की भरी तो रवि आ गया। ऐसे ही आप जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपका उसी पैटर्न में, उसी अकॉर्डिंग के जो सिंक्रोनाइज वे में, वैसे वैसे आपका डेटा स्टोर होता जाएगा। ठीक है, करते हैं इंसर्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंसर्टिंग नल वैल्यूज। तो हम लोग टेबल में ऐसे कि हम लोग को अगर एट प्रेजेंट कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम लोग उसकी जगह नल इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर देखिए। सबसे पहले आपने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, आपका डीएमएल कमांड है, जो टेबल नहीं लिखना, तो डायरेक्ट लिखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम। उसके बाद कॉलम नेम, एक मिनट रुकिए, पता नहीं क्यों चला जाता है बार बार। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम नेम वन। ठीक है, कॉलम नेम टू, आपको जितने कॉलम करने हैं, मतलब करने आज आपकी टेबल में ऑलरेडी जो आपने टेबल का स्ट्रक्चर जब डिफाइन करा था, तो जितने कॉलम करने हैं तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप कॉलम नेम मेंशन कर सकते हैं एंड उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है कॉलम नेम वन, कॉलम नेम टू, और वैल्यूज नल वन, नल वन, और अरे नल वन क्यों कह रहा हूँ, नल और वैल्यू टू। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो हमारा आपने सिंटैक्स देखा है कि हम लोग ने कॉलम नेम भी लिखा है और कॉलम नेम टू भी लिखा है। तो आप मान लो इन केस आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, जो कॉलम नेम वन होगा उसके लिए पहली वैल्यू जाएगी एंड कॉलम नेम टू होगा उसकी दूसरी जाएगी। मतलब जिस ऑर्डर में यहाँ पे होगा, सेम ऑर्डर में वैल्यूज के लिए अंदर पैरामीटर्स के अंदर भी होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लो, इंसर्ट इनटू स्कूल नेम वैल्यूज नल। ठीक है, आपको नेम कॉलम में आप लोगों ने वैल्यू नल डाल दी। ठीक है, अब आता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज वैल्यू वन। अभी हम लोग डेट इंसर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि आप लोग ने यहाँ पे देखिए कॉलम नेम नहीं डाला, तो आपके जब टेबल के स्ट्रक्चर में जिस ऑर्डर में कॉलम नेम होंगे, उस ऑर्डर में आपकी ये वैल्यूज अपने आप इंसर्ट होती जाएंगी। यहाँ पे क्या था, जो कॉलम नेम आपने मेंशन करा है उसी के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, बट अगर आप कॉलम नेम मेंशन नहीं कर रहे हो, तो जब आपके टेबल के स्ट्रक्चर में इसी सेम ऑर्डर में आपकी वैल्यूज इंसर्ट होती जाएंगी। और यहाँ पे दिक्कत ये हो सकती है कि इन केस आपने गलती से किसी कॉलम की वैल्यू किसी दूसरे में चढ़ा दी, तो वहाँ पे एक ये एरर आता है। तो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कॉलम नेम वन कॉलम नेम टू करके। ठीक है, तो अब हम लोग को जब डेट इंसर्ट करनी है, तो डेट इंसर्ट करने पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। ठीक है, वैल्यू में वैल्यू वन डाल दी और डेट के फॉर्मेट आपने। अब ये देखिए, हम लोग जो ये डेट मंथ ईयर डाल रहे हैं, जो हम लोगों ने डेट कंस्ट्रेंट पढ़ा था ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग इसको एज अ स्ट्रिंग इंसर्ट करवा रहे हैं, इसमें हम लोग ने कोई डेट का कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है। ठीक है, तभी हम लोग करवा पा रहे हैं, वरना हमारा जो ऑर्डर होता, लाइक आपने देखा था ना, जो भी इसका पैटर्न था वो ईयर था, फिर मंथ था, फिर डेट था। तो ऐसे हम लोग डेट इंसर्ट कर सकते हैं। अब आता है इंसर्ट डेटा फ्रॉम अनदर टेबल। आगे हम लोग अभी सेलेक्ट कमांड पढ़ेंगे, जिसमें होता है सेलेक्ट, जो भी कंडीशन होती है, हमको जो जो कॉलम्स चाहिए फ्रॉम, यहाँ पे होता है टेबल नेम, और यहाँ पे कंडीशन लगता है। जैसे वेयर का आपको एग्जांपल मैंने कहा था, जैसे वेयर एज, ये जो आपका है ये एक्सप्रेशन है एंड ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका कॉलम नेम हो गया। ये आपका जो रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर दैन, ये एक्सप्रेशन हो गया, और 15 इसकी वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंसर्ट हम अनदर टेबल से ऐसे करते हैं। सबसे पहले आपने लिखा इंसर्ट इनटू, जो पहली टेबल का नाम है जिसमें हम लोग को वैल्यू इंसर्ट करनी है। सेलेक्ट एस्ट्रिक, मतलब एस्ट्रिक क्या डिफाइन करता है, उस टेबल की जितनी भी वैल्यूज हैं। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज हैं फ्रॉम, जो टेबल नेम होगी क्लास, क्लास टेबल से जहाँ पे एज ग्रेटर दैन 15 है। ठीक है, तो जैसे हम लोग दूसरी टेबल से वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। अब आता है इशू अ कमांड कमिट टू मेक द चेंजेस टू अ टेबल परमानेंट। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग पाइथन को एसक्यूएल से कनेक्ट करेंगे, तो हम लोग को
कनेक्शन के साथ डॉट कमिट यूज करना पड़ता है, तो जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं वो डेटाबेस में सेव हो जाते हैं। अब आता है हमारा अपडेट कमांड। सॉरी, हाँ, अपडेट कमांड में क्या होता है कि जो आपका वहाँ पे हम लोग ने ऑल्टर कमांड यूज करा था ना, तो ऑल्टर कमांड और अपडेट कमांड में डिफरेंस आता है। तो मॉडिफाइड डेटा वी हैव टू यूज अपडेट कमांड। ऑल्टर कमांड हमारा स्ट्रक्चर से था, अपडेट कमांड हमारा डेटा को मॉडिफाई करने के लिए होता है। The update command specifies the rows to be changed using where clause and the new data using the set keyword। ठीक है, हम लोग वेयर से हम लोग वो रो देखते हैं जहाँ पे हम लोग को चेंजेस करने, एंड चेंज करने से पहले हम लोग सेट का कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे जिसकी वजह से हमारा वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, लाइक स्पीड मेरी स्लो है, तो आप प्लीज़ उसको 2x पे करिए, लाइक जितना आपको अप्रोप्रिएट लगे उसके अकॉर्डिंग आप स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है। मेरे को भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है उससे, वॉच टाइम उससे मतलब नहीं है, बस आपको जल्दी से जल्दी समझ आ जाए एंड आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो। ठीक है, अब आता है अपडेटिंग कॉलम। अभी हम लोग ने सबसे पहले अपडेट कमांड से क्या कॉलम हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो करा क्या, अपडेट टेबल नेम, डायरेक्ट हम लोग ने लिखा अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम, सेट कॉलम नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। जो भी कॉलम की वैल्यू हमको चेंज करनी है हम लोग ने सेट कमांड यूज करा। उसके बाद सेट कॉलम नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू वेयर कॉलम नेम इज कंडीशन। तो अब ऐसे होगा क्या, अगर मान लो आप वेयर यूज ना करते, ठीक है, आपने वेयर कमांड यूज नहीं करा, वेयर कीवर्ड या क्लॉज यूज नहीं करा, तो अगर आप यूज नहीं करते हैं तो उस कॉलम नेम की सारी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। पर हम लोग ने वेयर यूज करके कंडीशन दे दी कि जिस कॉलम नेम का लाइक पर्टिकुलर नाम के हिसाब से दे दी, अगर मान लो नाम रवि है सिर्फ वहीं पे चेंज करना है, तो हमारा वेयर कंडीशन यूज होती है। ठीक है, वेयर क्लॉज यूज होता है। अब आता है अपडेट स्कूल, इसका एग्जांपल है सेट क्लास इज इक्वल्स टू टेल वेयर क्लास इज लेस देन 12। जहाँ जहाँ भी क्लासेस लेस देन 12 है, ठीक है, क्लास की वैल्यू 12 से कम है, वहाँ वहाँ 12 कर दो। ये तब कर सकते हैं मान लो हम लोग डेटाबेस जब चेंज कर रहे हैं, डेटा चेंज कर रहे हैं जब बच्चे 11 से 12 में आ गए हैं। ठीक है, अब यूजिंग वेयर क्लॉज इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होता है, नहीं करेंगे तो आपको बताया कि क्या उससे होता है। ठीक है, अब आता है अपडेटिंग मल्टीपल कॉलम्स। आपको एक से ज़्यादा कॉलम वो चेंज करना है, तो होता क्या है कि अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम वन इज इक्वल्स टू वैल्यू वन, कॉलम नेम टू इज इक्वल्स टू वैल्यू टू। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास दो कॉलम है अलग अलग, उस दोनों की वैल्यूज चेंज करनी है बट उनको चेक करने की कंडीशन सेम है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखो, यूजिंग वेयर क्लॉज इज ऑप्शन हम पता है, हम लोग ने कहा अपडेट टेबल नेम सेट क्लास इज इक्वल्स टू 11 एंड एज इज इक्वल्स टू 16। ये तब हम लोग कर सकते हैं कि क्लास वाला का एग्जांपल तो ये हो सकता है कि आप मान लीजिए कोई क्लास है 10th से 11th में गई, तो सबको चेंज करना है, तो हम लोग ने बिना किसी कंडीशन के डायरेक्ट यूज कर लिया क्लास इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो अब आता है यूजिंग एक्सप्रेशन एंड अपडेटिंग नल वैल्यूज। ठीक है, तो अब आता है अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल्स टू कॉलम नेम एक्सप्रेशन, कॉलम नेम इज इक्वल्स टू नल वेयर कॉलम नेम कंडीशन। जो हम लोग ने वेयर का समझा था, तो अब ये यहाँ पे आप वो देखिए होता क्या है। सबसे पहले आपने क्या करा, अपडेट टेबल नेम, ठीक है, टेबल नेम आपका, मैंने कोई टेबल का नाम नहीं लिया, एग्जाम्पल था तो हम ले सकते थे, मान लो कोई भी टेबल नेम है। ठीक है, अपडेट टेबल नेम सेट करा एज इज इक्वल्स टू एज प्लस वन, मतलब जितनी भी एज थी अभी तक की सबकी एज प्लस वन कर दी। फोन को नल कर दिया, ठीक है, फोन नंबर नहीं है हमारे पास, फोन को नल कर दिया। वेयर नेम इज इक्वल्स टू सारा और नेम इज इक्वल्स टू वन। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जब हम लोगों को कॉलम नेम और कंडीशन में, अभी हम लोग आगे ऑपरेटर्स का पढ़ेंगे, और वाला हो गया एंड और बाकी इन बिटवीन वो सब चीज़ें भी आगे आएंगी। ठीक है, तो जब हम लोग को वो करना होता है तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर नेम इक्वल्स टू सारा और नेम इक्वल्स टू वरुण कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक तरह से हम लोग ने मल्टीपल चेंजेस करे, लाइक एज पे भी करा एंड एज इक्वल्स टू एज प्लस वन करा एंड फोन इक्वल्स टू नल कर दिया। ठीक है, तो अब आता है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड इज यूज फॉर डिलीटिंग डेटा फ्रॉम टेबल्स। ये भी एक डीएमएल कमांड है, इट रिमूव्स द एंटायर रो फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, दिस रिमूव द एंटायर रोज नॉट इंडिविजुअल फील्ड वैल्यूज, पूरी रो एक बार में एक हटा देगा। नो फील्ड आर्ग्यूमेंट इज नीडेड और एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे भी वेयर कंडीशन यूज नहीं करी, आपने सिर्फ यूज किया डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो आपकी पूरी टेबल के सारी डेटा चला जाएगा। ठीक है, अब आता है डिलीटिंग ऑल कंटेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो हम लोग ने करा डिलीट फ्रॉम स्कूल,
तो इससे क्या हो गया, पूरा का पूरा सारा कंटेंट चला गया। अभी मैंने आपको बताया था कि वेयर यूज़ नहीं करेंगे तो सारा कंटेंट चला जाता है। फिर आता है डिलीटिंग स्पेसिफिक रोज, हमको कुछ पर्टिकुलर रो हटानी है तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग ने करा फ्रॉम स्कूल वेयर एज इज लेस दैन 15। तो जहाँ जहाँ भी बच्चे की एज 15 से कम होगी तो वो कॉलम हमारे कॉलम सॉरी वो रो हमारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब आता है हमारे पास सेलेक्ट कमांड। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। अब इसके साथ मैंने आउटपुट भी लगा दिए बिकॉज थोड़ा आपके लिए ईजी होगा कि इसको समझने के लिए। अब आता है सेलेक्ट कमांड ऑफ एसक्यूएल इज गिवन टू प्रोड्यूस सर्टेन स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस टेबल्स। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर कोई सर्टेन वैल्यूज चाहिए तो हम लोग सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है सेलेक्ट कॉलम नेम, हम लोग मल्टीपल कॉलम भी कर सकते हैं। तो कॉलम नेम 1 2 2 ऐसे करके मल्टीपल कॉलम्स कर सकते हैं फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लीजिए सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो हम लोग ने करा नेम, हमारा कॉलम आ गया राज रवि रवि। तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा तभी हम लोग का जो नाम था वो रिपीट हो गया। ठीक है, वैसे भी नेम में कंस्ट्रेंट नहीं रह सकते, एक क्लास में दो रवि नाम के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी। ठीक है, अब आता है सेलेक्ट ऑल नेम फ्रॉम टेबल। तो हम लोग ने क्या करा, नेम करें चाहे ऑल नेम करें तो इसका आउटपुट सेम होता है। तो एक दूसरा तरीका है, तो सेलेक्ट ऑल नेम फ्रॉम टेबल नेम कर दिया। अब आता है सेलेक्टिंग ऑल कॉलम्स। अगर हमको सारे कॉलम, मान लो टेबल में जितने भी कॉलम्स है नेम क्लास रोल नंबर, जितने भी कॉलम्स है सब सेलेक्ट करना है तो हम लोग यूज करते हैं एस्ट्रिक, जो अभी बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो मान लीजिए हमारे टेबल में सिर्फ दो कॉलम है नेम कॉमा क्लास। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम करा तो हमारे पास टेबल आ गई। दोनों का आउटपुट सेम है इसलिए मैंने यहीं पे एक बार लगा दिया। तो सेलेक्टिंग मल्टीपल कॉलम्स में सेलेक्ट नेम कॉमा क्लास एक बार में ज़्यादा करा। एक से ज़्यादा कॉलम के लिए हम लोग ने यूज़ कर सेलेक्ट नेम कॉमा क्लास फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। या तो आपके पास जैसे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको पर्टिकुलर क्वेरीज लिखनी होती है और आउटपुट लिखना होता है। 4 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कुछ चीज़ें दी होंगी टेबल में, आपको कुछ कुछ चेंजेस करने होंगे, उसके लिए आपको एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी होगी। ठीक है, और एक आता है जहाँ पे आपको गिवन होगा एसक्यूएल की क्वेरीज, उसका आउटपुट आपको बताना है। तो ऐसा इसका क्वेश्चन या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि डिस्टेंट कीवर्ड क्या होता है, या तो आपसे पूछ लेगा कि जब आपको वो वैल्यूज प्रिंट करानी है जहाँ पे डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट ना हो तो हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो आता है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम इफ मोर देन वन नल वैल्यूज देन इट विल रिटर्न नल ओनली वंस। अगर कहीं भी टेबल में एक से ज़्यादा बार नल है तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये एक बार नल रिटर्न करेगा। तो ये हम लोग को बाद में थोड़ा पहचानने में दिक्कत होती है, बट एक फॉर एग्जांपल आपसे अगर डेफिनेशन में पूछे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेलेक्ट से सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट 1 + 8 करा तो 9 आ जाएगा, 7 × 4 करा 28 आ जाएगा, जैसे 1 + 6 करा तो 7 आ गया। ठीक है, स्केलर ऑपरेशन भी हो सकते हैं। स्केलर मतलब जैसे आपने सबसे पहले क्लास लिखा +1 कर दिया, डायरेक्टली आपने यहाँ पे अपडेट कमांड की जगह सीधे क्लास +1 कर दिया। तो आपका जो भी क्लास होगी 11 12 13 10 11 12 होगी तो 11 12 13 होगी। तो आप बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ आपको आउटपुट दिखेगा उसका। ठीक है, मतलब जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे उसका आपको आउटपुट में चेंजेस हो जाएंगे, आपको वैसा आउटपुट मिल जाएगा। बट आप जब फिर से कुछ रन करेंगे अपना डेटाबेस चेक करेंगे तो वहां पे कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आता है यूजिंग कॉलम अलायंसेस। कॉलम अलायंसेस मतलब अगर मान लो आपको किसी कॉलम का नेम चेंज करना है, अगर फॉर एग्जांपल ये क्लास +1 थी तो हम लोग को सिर्फ क्लास चाहिए होता तो क्लास +1 एज क्लास लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए सेलेक्ट क्लास एज CLS, तो इसका आउटपुट देखिए सिर्फ CLS आया है। ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम इट इज यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट नेम ऑफ द कॉलम। अब आता है हैंडलिंग नल वैल्यूज। हम लोग को नल वैल्यूज कैसे हैंडल कर सकते हैं यूजिंग सेलेक्ट कमांड। यहाँ पे आता है सिंटैक्स इसका देखिए, सेलेक्ट कॉलम नेम इफ नल कॉलम नेम वैल्यू टू बी सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे होता क्या है, किसी भी कॉलम का अगर वैल्यू नल है तो हम लोग इफ नल यूज करके फंक्शन एक होता है, उससे हम लोग उस जगह उसकी एक सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ आर आउटपुट। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक्चुअल डेटाबेस में चेंज नहीं होगा। मैंने आपको बताया सिलेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके आउटपुट में वैसा है।
तो इसका देख लीजिए, सिलेक्ट कॉलम नेम इफ नल कॉलम नेम कॉमा वैल्यू टू बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट नेम कॉमा इफ नल, आपने नेम को हरी कर दिया जहाँ पे भी हमारी वैल्यू नल थी। ठीक है, वैल्यू टू बी रिप्लेस शुड बी ऑफ द सेम टाइप एज द कॉलम। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेटा टाइप होना चाहिए उस कॉलम का, तो वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे नेम है, तो इसकी जगह कोई नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आता है कंडीशन बेस्ड सिलेक्शन ऑफ डेटा। कंडीशन बेस्ड सिलेक्शन ऑफ डेटा में क्या आता है कि आपके पास रिलेशन ऑपरेशन आप जानते होंगे कि लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू। ये नॉट इक्वल टू का होता है, आपको याद रखना है कि जब दो एंगुलर ब्रैकेट्स आप ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसका सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्लास इज ग्रेटर देन 11। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को अगर कोई भी वेयर के साथ ऑपरेशन यूज करना है तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है। अब देखिए, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही होगा अभी तक इतने क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में भी, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एंड और नॉट होते हैं। इसमें आता है सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्लास, जब हमको एक से ज़्यादा कॉलम नेम को कंडीशन देनी है तब हम लोग ये लॉजिकल ऑपरेशन यूज करते हैं। जहाँ पे क्लास 10 है और क्लास 12 से कम है, लाइक हमको ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 हो गया, मतलब क्लास 10 हो गया, 11th हो गया, बट लेस दैन 12 है तो सिर्फ 10 और 11, क्लास 10th और 11th के बच्चों का हमको नाम चाहिए। तो ये एग्जांपल हो गया। नॉट क्लास इज इक्वल्स टू 12 हो गया, मतलब जहाँ पे क्लास 12 नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट का हो गया, और का हम लोगों ने अभी एग्जांपल पहले देखा था पिछली स्लाइड में। अब आता है सिलेक्शन बेस्ड ऑन रेंज। अगर आपको एक कुछ रेंज देनी है हम लोगों को कि लाइक फॉर 5 to 10 या कोई भी ऐसी रेंज हो, तो हम लोग यूज करते हैं बिटवीन ऑपरेटर। तो इसका सिंटैक्स या एग्जांपल देख लीजिए, सेलेक्ट नेम कॉमा क्लास फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्लास बिटवीन 10 and 12। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो 10 और 12 जो दोनों वैल्यूज हम लोग देंगे वो भी इंक्लूड होगी। ठीक है, बोथ द वैल्यूज आर इंक्लूडेड, जैसे 10, 11, 12 विल बी सिलेक्टेड, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज आर एक्सेप्टेड। इसमें क्या होता है, बिटवीन में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी। अब देखिए इसका सिलेक्शन बेस्ड ऑन लिस्ट। अगर आपको कोई एक लंबी सी लिस्ट देनी है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग बिटवीन नहीं यूज करेंगे, वहां पे हम लोग यूज करेंगे इन ऑपरेटर। तो इसका हो जाएगा सेलेक्ट नेम कॉमा क्लास फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम इन राज कॉमा कवि, जहाँ पे नाम राज है और जो कवि है बस हमको उसकी डिटेल्स चाहिए, तो हम लोग यूज करते हैं इन राज कॉमा कवि, ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज आर एक्सेप्टेड। अब ये देखिए, इसका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल इज नॉट नल। इसको आगे यहाँ पे भी वैसे मैंने दे रखा है एग्जांपल, बट आगे भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, नल क्या होता है, जब भी हम लोग को कहीं पे भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी है, कोई वैल्यू एक पर्टिकुलर सेल में नहीं देनी है, डोमेन में नहीं देनी है, तो हम लोग वहाँ पे नल कर लेते हैं। हमको अगर चेक करना है किसी कॉलम की, अगर कोई भी वैल्यू नल है तो हम लोग यूज करते हैं इज नल, और अगर नहीं है तो इज नॉट नल। तो आप इसमें कुछ वैसे एक्सप्लेन करने का नहीं है, आप देख सकते हैं एग्जांपल, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम टेबल वेयर एज इज नल और इज नॉट नल। एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि यहाँ पे हम लोग कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं करते, लाइक इस की जगह हम लोग ने इक्वल टू नल कर लिया है। अगर मान लो हमको कहीं पे चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू नल है कि नहीं है, तो हम लोग इक्वल टू या नॉट इक्वल टू यूज नहीं करेंगे, हम लोग को यूज करना पड़ेगा इज नल और इज नॉट नल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंड आपसे पूछ भी सकते हैं। अब आता है हमारे पास लाइक ऑपरेटर। देखिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, लाइक अभी आपके लेवल में इस पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एंड ये आपको आना चाहिए। ठीक है, लाइक ऑपरेटर क्या करता है, आपके दो टाइप की चीजें लेता है, एक होता है परसेंटेज और एक होता है अंडरस्कोर। परसेंटेज का मतलब होता है एक से ज्यादा कैरेक्टर साथ में परसेंटेज को डिनोट करता है, और वेयर एज अंडरस्कोर होता है एक सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करता है, इट मैचेस एनी कैरेक्टर। यहाँ पे आप देखिए, लाइक इज अ स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर फॉर कंपैरिजन ऑन कैरेक्टर स्ट्रिंग यूजिंग पैटर्न्स। अब आता है पैटर्न्स आर केस सेंसिटिव, दैट इज अपर केस एंड कैरेक्टर्स डू नॉट मैचेस लोअर केस, तो जो भी अपर केस होंगे वो लोअर केस से मैच नहीं करेंगे, और या तो वाइस वर्सा कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है क्या, सैन परसेंटेज। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज मतलब एक कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब SAN के बाद कुछ भी होगा तो वो इस स्ट्रिंग में कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो सैन परसेंटेज हो गया मैचेस एनी स्ट्रिंग बिगिनिंग विद सैन। आपके जो अभी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, तो वो वैसे ही आएंगे कि आपको ये बताना है कि गिव द आउटपुट या सेलेक्ट दोज कॉलम नेम whose नेम स्टार्ट विद सैन या ए या कोई भी लेटर दे देंगे, तो आपको वहाँ पे कंडीशन देंगे, दैट टाइम यू हैव टू यूज द लाइक ऑपरेटर। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देख ले IDG। जब आपको कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग मान लीजिए कि किसी के नाम के बीच में कोई वर्ड आ रहा है, कुछ लेटर्स आ रहे हैं, तो आपको वो अगर निकालना है तो आपको दोनों साइड परसेंटेज यूज करना है एंड IDG लिख दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए। तो अगर कोई भी स्ट्रिंग कंटेनिंग IDG एज अ सबस्ट्रिंग विल बी गिवन, लाइक इसका हो गया रिज, ब्रिज। देखिए यहाँ पे नेसेसरी ये नहीं है कि परसेंटेज है तो कोई ना कोई लेटर होगा ही होगा। ठीक है, या तो होगा या तो नहीं होगा। दैट्स वाई आप देखिए रिज, ब्रिज, ये ई पे एंड हो गया, इसके बाद कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या करता है, एक सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर, चार अंडरस्कोर है, तो मतलब जो भी यहाँ पे वर्ड होगा उसमें से चार कैरेक्टर होंगे। तो मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ एग्जैक्टली फोर कैरेक्टर्स। अब आया परसेंट डैश 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 परसेंटेज मेकिंग मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ एटलीस्ट थ्री कैरेक्टर्स। अगर आपको कह दिया कोई भी ऐसी स्ट्रिंग बताओ जिसमें एटलीस्ट थ्री कैरेक्टर होंगे, तो आपको सबसे पहले तीन अंडरस्कोर कर देना है, उसके बाद परसेंटेज लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप परसेंटेज को स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, आपने परसेंटेज करा फिर तीन कैरेक्टर्स कर दिया, तो दैट डजेंट मैटर, बट वो तीन लेटर्स वाला वर्ड होगा ही होगा। अब आता है परसेंटेज वाई मैचेस एनी स्ट्रिंग एंडिंग विद वाई। अगर किसी भी स्ट्रिंग के एंड में वाई आएगा तो उसमें परसेंटेज हो जाएगा। अब आता है कि keyword not like used to select string that do not match a specified pattern। तो अगर मान लीजिए आपने like तो देख लिया, अब आपको कोई भी पैटर्न में से आपका नॉट नल था, वैसे ही सिमिलरली मान लीजिए नॉट लाइक है, तो आपको अगर जहाँ पे वो पर्टिकुलर पैटर्न नहीं चाहिए तो हम लोग नॉट लाइक यूज कर लेंगे। अब आता है इस एग्जांपल देख लीजिए, सेलेक्टिंग नेम स्टार्टिंग विद के, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम, नेम लिखा, कॉलम नेम लिखा, फिर लाइक के परसेंटेज, मतलब पहला लेटर के से स्टार्ट हो रहा है। सेलेक्टेड नेम हैविंग ओनली थ्री कैरेक्टर्स में आपने तीन अंडरस्कोर कर दिए। फिर एवी में हैविंग एवी मतलब उसके नाम के बीच में कहीं भी एवी होना चाहिए, तो आपने परसेंटेज एवी परसेंटेज कर दिया। अब आता है सेलेक्टिंग नेम नॉट हैविंग फोर कैरेक्टर्स वेयर नेम नॉट लाइक फोर, आपने चार अंडरस्कोर कर दिया, मतलब इस नाम में चार लेटर्स नहीं होंगे। कोई भी ऐसा नाम नहीं होगा जिसमें चार लेटर हो, पांच हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, बट चार नहीं होंगे। अब आपका आता है सेलेक्टिंग नल वैल्यूज। मतलब एक क्वेश्चन वैसे इसमें नहीं बनता, बट जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि नल वैल्यूज का क्या होता है, इज नल इज नॉट नल। तो नल वैल्यूज मींस नो वैल्यूज असाइन, और इसमें रिलेशन ऑपरेटर नहीं यूज होते हैं, यूज इज एंड इज नॉट ओनली। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपने एग्जांपल देख लिया, सेलेक्ट नेम क्लास टेबल वेयर नेम इज नल। तो ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब आता है हमारे पास ऑर्डर बाई क्लॉज। अब देखिए ऑर्डर बाई अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था DESC वाला, जहाँ पे वहाँ पे डिस्क्राइब होता है, यहाँ पे डिसेंडिंग होता है। ऑर्डर बाई आप नाम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अपना रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो इसका आप डेफिनेशन देखिए, ऑर्डर बाई क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनी सेलेक्टेड कॉलम। आप कोई कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर उस कॉलम के अकॉर्डिंग आप जो आपका आउटपुट होगा उसको सॉर्ट करेंगे, इधर असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिफॉल्ट ऑर्डर इज असेंडिंग। अगर मान लीजिए आप कोई भी कंडीशन लाइक ASC या DESC नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। The actual data stored will not get sorted. Only data at the time of display will be in the sorted format। अब देखिए आपको मैंने बताया था, जब भी सेलेक्ट कमांड या ऐसा कुछ कमांड यूज होता है तो हम लोग को सिर्फ आउटपुट में दिखता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिस्प्ले वो आता है, बट हमारे एक्चुअल डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर हमको कोई भी डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम लोग लेते हैं DESC और उसका कीवर्ड। ठीक है, अब आता है सिंटैक्स का, देख लीजिए, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ऑर्डर बाई कॉलम नेम। आपने क्या करा, यहाँ पे जो कॉलम नेम आएगा वो हो जाएगा जो हमको चाहिए। ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम डाल दिया, यहाँ पे वेयर की कंडीशन होगी, वेयर कंडीशन इस ब्रैकेट के अंदर इसलिए है क्योंकि कंपलसरी नहीं होती। ठीक है, आपने लिखा ऑर्डर बाई कॉलम नेम। ठीक है, आपको किस ऑर्डर मतलब किस कॉलम के नाम से आपको ऑर्डर बाई ऑर्डर करना है, आपको मतलब किस कॉलम के अकॉर्डिंग ऑर्डर करना है, हम लोग यहाँ पे वो देखते हैं। ठीक है, अब आता है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन बाय, अगर आपको DSC करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो कॉलम नेम के आगे आप DSC लिख दीजिए। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है तो होता क्या है, आपको सबसे पहले लिखना, देखिए यहाँ तक ऑर्डर बाय तक तो सेम रहेगा, आपने कॉलम नेम वन कर दिया,
अगर इसको भी डिसेंडिंग में चाहिए तो आप डीएसए लिख देते हैं, कॉलम नेम टू कर देते हैं। इसका आउटपुट ऐसा आता है कि सबसे पहले आपके पास दो कॉलम के अकॉर्डिंग जो भी आपका आउटपुट आएगा वैसे आएगा। सबसे पहला कॉलम नेम वन के अकॉर्डिंग आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, एंड कॉलम नेम टू के हिसाब से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए आप, सेलेक्ट नेम कॉमा क्लास फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय नेम। आपने नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय कर दिया, जैसे कि कवि, राज, रवि। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास नेम कॉमा क्लास आपने मांगा, नेम कॉमा क्लास आ गया, पर जो इस टेबल में वो अरेंज किसके हिसाब से हुआ, नेम के हिसाब से। लाइक के पहले आया, फिर आर, फिर रवि। अब देखिए मान लीजिए आपके पहले दो लेटर सेम हो, लाइक आर ए सेम है, फिर उसके थर्ड लेटर चेक करते हैं तो जे पहले आता है, तो इसलिए राज पहले आ गया, देन रवि आ गया। ठीक है, सेलेक्ट नेम कॉमा नेम फ्रॉम टेबल वेयर नेम लाइक आर। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने पहले वेयर कंडीशन भी लगा दी, तो हमको वो नाम चाहिए जिसका स्टार्टिंग लेटर आर हो, एंड ऑर्डर बाय नेम डीएससी। हम लोग ने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, तो देखिए पहले रवि आया, फिर राज आया। अब ये देखिए, अब आता है हमारे पास मैथ्स के कुछ एसक्यूएल के फंक्शंस। ये मैंने टाइप नहीं करा बिकॉज इतना ये नहीं पूछते जाते हैं, लाइक अभी इतना यूज भी नहीं है इनका। बिकॉज हम लोग बेसिकली हम लोग इस चीज़ के लिए हम लोग को पाइथन का यूज करने लगे। तो देखिए सबसे पहले आता है स्ट्रिंग फंक्शंस। अब ये जो बार देख रहे हैं आप, ठीक है, मैंने इसको चैट जीपीटी से निकाला था बिकॉज इतना यूजफुल नहीं था, एंड थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। ये सबसे पहले आपका आएगा स्ट्रिंग फंक्शन, फिर मैथमेटिकल फंक्शन, फिर डेट एंड टाइम फंक्शन। तो अब ये जो आप बार देख रहे हैं, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कब है। सबसे पहले अपर और स्ट्रिंग। अगर किसी भी स्ट्रिंग को आपको बड़े लेटर्स में करना है तो उसको आप लिख देते हैं अपर के अंदर, जैसे अपर एस टी आर। ठीक है, तो ये आपको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग टू अपर केस। अब ये आता है एबीएस। एबीएस इज फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू, लाइक अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कर देता है। ये मैथमेटिकल फंक्शन है। अब आता है नाउ। नाउ क्या होता है, अगर आपको सेलेक्ट नाउ कर देंगे आप, ठीक है सिर्फ, तो आपका जो भी करंट डेट एंड टाइम होगा वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आता है लोअर। लोअर में आप लोग लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। पावर होता है एक्स कॉमा वाई, मतलब ऐसे 2,3 होता तो 2 to the power 3 होता, तो इसका आंसर क्या आ जाता, 8 आ जाता। हम लोग ये सब कुछ सेलेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सेलेक्ट जो आपके पास कमांड था उसके साथ यूज कर सकते हैं। अब आता है कर डेट। करेंट डेट के लिए हम लोग यूज करते हैं कर डेट। लेंथ होता है कि रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। आप पहले लेंथ लिखिए, फिर अंदर स्ट्रिंग लिख दीजिए। और एस क्यू आर टी इज फॉर दी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब आपने 4 का 2 पढ़ा ही होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें सिंगल वैल्यू डालनी है जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। फिर कर टाइम हो गया करंट टाइम के लिए। एल ट्रिम क्या करता है, कोई भी लीडिंग वाइट स्पेस होती है, मान लीजिए आपका आपने स्पेस बार ज्यादा बार दबा दिया कुछ भी नाम एंटर करने से पहले, तो एल ट्रिम से क्या होगा, जो भी लीडिंग जो स्पेसेस होती है वो सब डिलीट हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अब आता है राउंड। राउंड करने के लिए होता है आपको, मान लीजिए 35.86 है, तो इसको राउंड करना है अप टिल 1। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 35.86 है, तो 6 है तो इस वजह से बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 35.9। तो अब आता है कि ईयर का। अगर आपको पर्टिकुलर ईयर चाहिए तो हम लोग ईयर के लिए ईयर कॉमा उसका डेट निकाल देंगे। जैसे कि आपको किसी भी ईयर की मान लीजिए 2024 का कुछ चाहिए, तो आप पूरी की पूरी डेट डालेंगे। ठीक है, तो 12/12/24 अगर लिख देंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ईयर दे देगा। इसके बाद आता है आर ट्रिम। आर ट्रिम से आपकी जितनी भी ट्रेलिंग स्पेस होती है वो हट जाती है। सील क्या करता है, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर दैन इक्वल टू एन। इसमें होता क्या है, देखिए सीलिंग और फ्लोर से आप ये समझ, जैसे आपका सीलिंग क्या होती है, छत होती है, ठीक है, फ्लोर क्या होता है, जमीन होती है। एक समझने के लिए बता रहा हूँ। तो सीलिंग मतलब छत, मतलब आपसे ऊपर है, तो जो भी नंबर बड़ा है वो आ जाएगा। जैसे 5.8 है या 5.1 है, तो इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, होल नंबर 6 होगा, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट 6 आ जाएगा। फ्लोर में क्या होता है, एक वैल्यू कम, मतलब कम एज इन जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो छोटी वैल्यू होती है, जैसे 5.6 है तो इसका 5 हो जाएगा, 5.9 है तो भी 5 हो जाएगा, तो ये होता है फ्लोर। तो हमारा ये हो गया था। मंथ से क्या होगा, आपने पूरी डेट डाली तो उसका आपको मंथ उस डेट से निकल के मंथ आ जाएगा। अब आता है कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है। कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स हो गया। फ्लोर का भी आपको बताया था। इसमें डे आता है, अगर आपको किसी भी डेट से उसका डे निकालना है तो हम लोग ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। अब आता है सब स्ट्रिंग। एस टी आर स्टार्ट कॉमा लेंथ और एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग। अब मान लीजिए ये यूज कब होता है
कि आपने पूरी एक स्ट्रिंग डाली थी, मान लीजिए मेरा नाम है स्वयं, ठीक है। तो स्वयं का आपने स्टार्टिंग इंडेक्स डाला 1, ठीक है। तो एस वाला 1 हो गया, हम लोग इसको 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, हमारा एसक्यूएल तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 डाला और कहाँ तक चाहिए हम लोगों को, 3 लेटर तक, तो एस डब्ल्यू ए सिर्फ स्टार्टिंग के 3 आ जाएंगे। तो इसका अगर मान लो एस टी आर की जगह हम लोग स्वयं लिख देंगे, स्टार्ट में 1 लिखेंगे, लेंथ 3 लिखेंगे, तो पहले 3 लेटर हमारे आ जाएंगे। अब आता है मॉड एक्स कॉमा वाई। मॉड क्या करता है, हमारा रिमाइंडर निकालता है, और डे नेम कि आपका डे ऑफ द वीक। अगर आपको जानना है कि कौन सा वीक है, तो आपको सिर्फ डेट डालनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वीक का डे बता देगा, ठीक है। अब आता है आपके पास एग्रीगेट फंक्शंस, काफ़ी ज़्यादा है, बस आप थोड़ा साथ में बने रहिए, हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। बिकॉज ये 20 मार्क्स का है, and कहाँ से आ जाए, बिकॉज आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब आता है एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस कौन से होते हैं, जो भी हमारा एक मल्टीपल रोज के साथ यूज हो सकते हैं एंड एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शंस और ग्रुप फंक्शंस। अब आता है मैनी ग्रुप फंक्शंस एक्सेप्ट द फॉलोइंग ऑप्शंस। एक आता है डिस्टिंक्ट। दिस ऑप्शन causes a group of functions to consider only distinct value, ऐसा हमने पढ़ा था। all this option causes to group function to consider all values including all duplicates, ठीक है। तो जितने भी डुप्लीकेट होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब आता है सबसे पहला आपका एवरेज। एवरेज को हम लोग लिखते हैं एवीजे, और डिस्टिंक्ट कॉमा ऑल। इसमें होता क्या है कि आपको जो कॉलम नेम के साथ होता है, तो अगर हम लोग डिस्टिंक्ट लगा देंगे तो जितने भी नॉन डुप्लीकेट कॉलम्स होंगे वो सिलेक्ट होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेलेक्ट एवीजे डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल। तो यहाँ से सिंपल ऐसे आ जाएगा, हम लोग का एवरेज आ जाएगा। काउंट में क्या होता है कि काउंटिंग नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम, जितने भी नंबर ऑफ रोज होते हैं वो कर देते हैं। काउंट एस्ट्रिक रिटर्न्स ऑल रोज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स एंड नल्स, ठीक है। अगर आप एस्ट्रिक करेंगे तो आपका जितने भी टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे, जितने भी डुप्लीकेट और नल होंगे, सब आ जाएंगे, ठीक है। इसका सिंटैक्स देख लीजिएगा, एकदम सेम है। फिर आता है मैक्स। मैक्स क्या करेगा, जो भी आपके कॉलम का सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रिटर्निंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन कॉलम। तो ये हो गया सिलेक्ट मैक्स, ऐसे आपने ये कर लिया। मिनिमम क्या करेगा, आपका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कर लेगा, तो आपका लिखा सेलेक्ट मिन। क्लास मतलब क्लास में कौन सी क्लास का सबसे छोटी वाली क्लास की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। एज मेन कर लिया हम लोग ने, मतलब अभी आपने एलाइस पढ़ा था, तो आपको जो कॉलम का नाम होगा मेन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि मेन हो गया, ठीक है। अब आता है सम। सम में आपके जितने भी कॉलम नेम में जितनी भी वैल्यूज होंगी, उस पर्टिकुलर कॉलम की सारी वैल्यूज का सम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग ग्रुप बाई क्लॉज पे। ग्रुप बाई क्लॉज क्या करता है कि आपका फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, ठीक है। स्कूल में अभी हम लोग सिर्फ 3 क्लासेस कंसिडर कर रहे हैं, 10th 11th 12th। तो 10th में 10 बच्चे हैं, 12th में 20 बच्चे हैं, और 11th में 15 बच्चे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सिर्फ एक ही एक सेक्शन है, बहुत छोटा सा स्कूल है, ठीक है। वेंडी जैसा, अगर आप कानपुर में, तो आप जानते हैं। तो मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, दो वेंडी इज आईसीएससी स्कूल, तो कौन ही देखने जा रहा है, ठीक है। तो है क्या, वहाँ पे इतने बच्चे हैं, तो आपका ग्रुप बाय क्या करेगा, जैसे कि आप लिख देगा क्लास 10th और उसका काउंट की वैल्यू दे देगा 10, क्लास 11th की काउंट की वैल्यू दे देगा 15, और क्लास 12th की काउंट की वैल्यू दे देगा 20। तो ये क्या करता है, जितने भी एक पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से वैल्यूज को ग्रुप कर देता है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो क्या होता है, इट कंबाइंस ऑल दोस रिकॉर्ड दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज आइडेंटिकल, जैसे जितने भी क्लास में 10 10 10 होगा, तो उन सबका एक आइडेंटिकल वैल्यूज, उन सबको ग्रुप कर देगा आपस में, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर फील्ड और अ ग्रुप ऑफ फील्ड। एग्रीगेट फंक्शंस आर यूज विद दिस क्लॉज। आपको कोई भी ऑपरेशन करना है, जैसे काउंट करवाना है, अगर मान लीजिए सैलरी का हुआ, तो आपको कौन से डिपार्टमेंट की कितनी सैलरी है, तो इस वजह से आपको वहाँ पे एवरेज निकालना पड़ेगा या मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, तो वी कैन यूज द एग्रीगेट फंक्शंस विद द ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। इफ एनी कॉलम हैज डिफरेंट वैल्यू इन रो देन इट विल शो नन, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें वैल्यूज सेम हो, ठीक है, सिमिलर या आइडेंटिकल वैल्यू ना हो, तो ये नॉन ग्रुप फील्ड हो, तो क्या दे देगा, नल हमको रिटर्न करेगा। अब आता है सेलेक्ट कॉलम नेम कॉमा एग्रीगेट फंक्शन। आपको एग्रीगेट फंक्शन आपको जैसा भी जिसके अकॉर्डिंग चाहिए, अगर मान लो आपको पहले कॉलम नेम चाहिए, तो यहाँ पे आपकी जॉब आ गई, ठीक है। इसके बाद आ गया आपके पास एग्रीगेट फंक्शन, हम लोग ने कहा काउंट एस्ट्रिक, ठीक है। काउंट एस्ट्रिक से मतलब जितने भी वर्कर्स होंगे या एम्प्लॉयज होंगे जिनकी जॉब एनालिस्ट की होगी, तो उनका काउंट आ जाएगा, जिनकी मैनेजर होगी उनका काउंट आ जाएगा।
सम क्या करेगा, उनकी सैलरी से जितना सम होगा वो यहाँ पे वैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिखिए, सेलेक्ट जॉब कॉमा काउंट एस्टेरिक कॉमा सम सैलरी फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय जॉब। ठीक है, आपको ग्रुप करना है जॉब के अकॉर्डिंग, किसकी कौन सी जॉब है हम लोगों ने वैसे ग्रुप कर लिया। अब आता है यहाँ पे हैविंग क्लॉज। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वेयर और हैविंग क्लॉज का डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, तो हैविंग क्लॉज क्या होता है, हमारा ग्रुप बाय के साथ यूज होता है, वेयर एज जो हमारा जो वेयर क्लॉज होता है वो नॉर्मल सेलेक्ट या ऑल्टर इन कमांड्स के साथ यूज होता है। अब देखो होता क्या है कि हैविंग सिर्फ और सिर्फ हम लोग ग्रुप बाय के साथ यूज कर सकते हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक है, इट प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप्स इन कंट्रास्ट टू वेयर क्लॉज दैट प्लेसेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रोल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफरेंस बता दिया, आपको पूछा जाता है बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है एग्रीगेट फंक्शंस आर यूज्ड इन हैविंग क्लॉज while in where clause aggregate functions are not used। where clause में आप aggregate functions यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसका सिंटैक्स देख लीजिए, सेलेक्ट कॉलम नेम कॉमा एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम नेम हैविंग कंडीशन। मतलब आप इसको समझ ही रहे होंगे ना कि एक मिनट एग्जांपल लेके थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले आपने करा सेलेक्ट फिर जॉब। ठीक है, हम लोगों ने जॉब ले ली, काउंट एस्ट्रिक सम सैलरी फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय जॉब हैविंग काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर काउंट एस्ट्रिक लेस देन 3। ठीक है, तो आपने देखा था लास्ट में हमारा जो मैनेजर का काउंट था वो 3 था। तो इस हैविंग की वजह से यहाँ पे हमें कंडीशन लगी काउंट एस्टेक लेस देन 3। ठीक है, तो वैसे हो जाएगा। अब आता है आपका ज्वाइन। ठीक है, तो आपका ग्रुप बाय हो गया, अभी तक हम लोग ने काफी पोर्शन कवर कर लिया। अब आपके पास ज्वाइनिंग के बाद आपके पास आ जाएगा इंटरफेस दैट विल बी कनेक्टिंग पाइथन विद एसक्यूएल। ठीक है, तो ज्वाइन पढ़ना है। इससे पहले का आपको अगर अभी तक कोई भी डाउट है कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट करिए। ठीक है, मैं थोड़ा एंड तक अगर कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी टॉपिक जो छूट गया होगा, मगर आप चेक कर ही रहे होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ रह नहीं गया होगा, तो जहाँ भी ऐसा कुछ भी लगेगा तो मैं इसका भी फिर से वीडियो बना के उसमें सब कुछ चेंजेस करके आपको दिखाऊंगा एंड आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कुछ भी तो आप मुझको पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अच्छे से आंसर करूंगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आपने डीडीएल कमांड देख ली है, डीएमएल कमांड देख ली है। ठीक है, साथ साथ रिवाइज करते जाइएगा। डीडीएल हो गया, डीएमएल हो गया, उसके बाद आप लोग ने डीएमएल में सारे सेलेक्ट के सारे फंक्शन फीचर्स देख लिए, ऑपरेटर्स देख लिए। ठीक है, उसके बाद आपने माई एसक्यूएल के फंक्शंस देख लिए, सारे अपर लोअर वाले जितने सब थे वो सब कर लिया। उसके बाद आपने अभी ग्रुप बाय देखा, उससे पहले हम लोग ने ऑर्डर बाय देखा था। ठीक है, वो दोनों हो गया। अब हम लोग आएंगे ज्वाइन पे, ज्वाइन के बाद हम लोग जाएंगे जो भी इंटरफेस था ऑफ कनेक्टिंग माई एसक्यूएल विद पाइथन। ठीक है, जॉइन क्या करता है, एज द नेम सजेस्ट जॉइन इज अ क्वेरी दैट कंबाइंस रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा टेबल को हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं और उसका हम लोग आउटपुट दे देते हैं। ठीक है, इन अ जॉइन क्वेरी मोर देन वन टेबल आर लिस्टेड इन फ्रॉम क्लॉज। ठीक है, फ्रॉम देखिए, अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, फ्रॉम बिल्ड कॉमा आइटम वेयर। ठीक है, आपने पहले दोनों टेबल का नाम लिखा, आपको जिस जिस टेबल से चाहिए आपने सबसे पहले मतलब पेशेंट नंबर डिस्क्रिप्शन नॉर्मल चार्ज। मान लीजिए ये सब देखो, यहाँ पे पेशेंट नंबर बिल्ड का है, डिस्क्रिप्शन हमारा आइटम टेबल का है। ठीक है, नॉर्मल चार्ज भी हमारा आइटम टेबल का है। तो अगर आप मल्टीपल टेबल से कर रहे हैं तो आपको फ्रॉम के बाद टेबल का नाम, दोनों टेबलों का नाम लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल इज ज्वाइनिंग। इस पूरे काम को हम लोग कहते हैं ज्वाइनिंग। The where clause is most often used to perform the join operation where two or more tables have columns। अगर कॉलम नेम कॉलम हो, कॉमन हो, सॉरी, ठीक है, अगर कॉलम नेम कॉमन हो तो हम लोग वेयर यूज करते हैं। आपके पास आपके सिलेबस में अभी तक सिर्फ वही आएगा जिसमें कॉलम नेम आपको कॉमन मिल जाएंगे। ठीक है, बट अभी जब आगे इन केस आप बीटेक करेंगे एंड कंप्यूटर साइंस लेंगे तो आपका थर्ड ईयर में डीबीएमएस सब्जेक्ट आता है जिसमें यूनिट 2 आपकी पूरी माई एसक्यूएल पे होती है। तो वहाँ पे आप लोग वो टेबल भी ज्वाइन करेंगे जहाँ पे आपके कॉलम नेम डिफरेंट होंगे, तो देयर यू हैव टू पर्टिकुलरली यूज द ज्वाइन कीवर्ड एंड एवरीथिंग। ठीक है, वो एक काफ़ी आगे की चीज़ है, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा वो। तो अभी आपसे इतना देख रही कि आपको वेयर के साथ जो भी आपका कॉलम कॉमन कॉलम नेम है, देखिए बिल्ड डॉट आइटम कोड एंड आइटम डॉट आइटम कोड, उसको आपको इक्वल करना है। ठीक है, तो अब आगे जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि जो भी रोज होती है और कॉलम्स होती है
का कंबाइंड जितने भी पॉसिबल आउटपुट बन सकते हैं, ठीक है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं हम लोग वो सब आउटपुट में दे देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ऑल पॉसिबल कॉन्कैटिनेशंस आर फॉर्म्ड ऑफ ऑल रोज ऑफ बोथ द टेबल्स, ठीक है, दैट इज व्हेन नो पर्टिकुलर रो यूजिंग वेयर क्लॉज एंड कॉलम थ्रू सेलेक्ट लिस्ट आर सेलेक्टेड। होता क्या है कि अब आप जब भी हम लोग ने अभी ज्वाइनिंग का वो देखा था एग्जांपल, तो हम लोग ने वेयर क्लॉज यूज कर लिया था, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ना ही कोई कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं थ्रू दी सेलेक्ट कमांड, हम लोग डायरेक्टली उसको प्रिंट करवा रहे हैं दोनों कॉलम को, तो होगा क्या, दोनों टेबल के कॉलम्स को सेलेक्ट एस्ट्रिक कर लिया हम लोग ने फ्रॉम टेबल, और फिर डायरेक्ट एस्ट्रिक करा, ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक देखिए, आप एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल वन फ्रॉम टेबल टू। तो इससे क्या होगा, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। इस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन, बिकॉज हम लोग ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली, वेयर क्लॉज यूज करके कोई कंडीशन नहीं डाला, एंड सेलेक्ट के आगे कोई कॉलम नेम नहीं लिखा, ठीक है। It returns the n1 into n2 rows where n1 is number of rows in first table and n2 is number of rows of the second table। जैसे आपको बताया कि n1 into n2 का जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे वो आ जाएंगे। अब ये देखिए होता क्या है, आपको ये सिंपली डेफिनेशन ही पूछेंगे इसकी, क्या क्या होता है इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या होता है कि ज्वाइन इन विच कॉलम्स आर कंपेयर्ड फॉर इक्वालिटी। किसी भी टेबल में अगर कॉलम नेम को कंपेयर करना होता है इक्वालिटी के लिए, हम लोग वहाँ पे इक्वी जॉइन यूज करते हैं, ठीक है। अ नॉन इक्वी जॉइन इज अ क्वेरी दैट स्पेसिफाइज सम रिलेशनशिप अदर देन द इक्वालिटी बिटवीन द कॉलम, ठीक है। तो इसमें होता है क्या है, जो भी नॉन इक्वी जॉइन में क्या होता है कि वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है, स्पेसिफाई होती है, जहाँ पे कॉलम्स के बीच में इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। बस आप ये लिख लीजिए, इन केस पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। आता है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन में क्या होता है कि जॉइन इन विच ओनली वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम्स कमिंग फ्रॉम जॉइंट टेबल एग्जिस्ट, ठीक है। द सॉरी, अगर मान लीजिए दो कॉलम हैं, ठीक है, दो डिफरेंट टेबल में, ठीक है, और उसमें से कोई एक कॉलम दोनों टेबल में सेम है, तो आपके पास सिर्फ वही आएगा, दोनों में से सिर्फ एक कॉलम आपका नेचुरल जॉइन में आपका आउटपुट में आएगा। ये नहीं होगा कि आपको दोनों कॉलम की वैल्यूज बार बार सेम ही आउटपुट में आ जाए, बिकॉज वो एक डुप्लीकेसी क्रिएट करेगा एंड उससे दिक्कत हो सकती है यूजर को एंड वाइल फेचिंग द डेटा। तो ये होता है हमारा नेचुरल जॉइन कि अगर दो आइडेंटिकल कॉलम है तो हम लोगों को उसका कंबाइंड जो रिजल्ट आएगा उसमें से एक ही बार वो कॉलम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे नीचे देखिए कि यहाँ पे से इतना ये लिखा है कि नेचुरल जॉइन में आपके डुप्लीकेट कॉलम नहीं आते हैं, बट इक्वी जॉइन में आपके पास डुप्लीकेट कॉलम आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटरफेस ऑफ पाइथन विद माई। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को एसक्यूएल को पाइथन के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। तो ये वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको इसमें ये देख लेना है कि डाउनलोड माई एसक्यूएल कनेक्टर यूजिंग, सबसे पहले अपना सीएमडी खोलना है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, ठीक है, नेट से कनेक्शन होना चाहिए बिकॉज आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो आप लिखना पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्शन पाइथन, ठीक है। तो ये आपका माई एसक्यूएल कनेक्टर, सॉरी माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन, तो आपको एक कनेक्टर डाउनलोड कर देगा। फिर करना है पिप इंस्टॉल पाई माई एसक्यूएल, ये दोनों चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पाइथन स्टार्ट करना है। अब वहाँ पे आपको पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं, इंपोर्ट पैकेजेस रिक्वायर्ड फॉर डेटाबेस प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्राम सबसे पहले जब भी आप अपने पाइथन प्रोग्राम में माई को यूज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा एक पैकेज को, दैट इज इंपोर्ट माई डॉट कनेक्टर, ठीक है। आप जब इसको इंपोर्ट करा लोगे, अब देखो होगा क्या कि आपने जब माई डॉट कनेक्टर है तो हर जगह आपको माई डॉट कनेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो इस वजह से उसकी जगह हम लोग एज के आगे लाइक माई डॉट कनेक्टर एज एक्स, तो एक्स की जगह कोई भी नाम हो सकता है, तो हम लोग वो लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आ, कैसे कैसे हम लोग को आगे प्रोसीड करना है। सबसे पहले कनेक्शन टू अ डेटाबेस यूजिंग कनेक्ट फंक्शन, हमको सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वो काम तो कर लिया, आपने इंपोर्ट वाला कर लिया। इसके बाद देखिए कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है कनेक्ट वाला। तो इसमें देखिए दी कनेक्ट फंक्शन ऑफ पाई माई स्क्विल डॉट कनेक्टर एस्टैब्लिशेस कनेक्टर टू कनेक्शन टू माई स्क्विल डेटाबेस एंड रिक्वायर्स 4 पैरामीटर। चार चीजें होती हैं जिसमें से एक ऑप्शनल होता है, दैट इज डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस का नाम। तो सबसे पहले जब आप आपने अगर माई एसक्यूएल डाउनलोड करा होगा तो आपका एक यूजर नेम होगा, आपका एक पासवर्ड होगा, ठीक है। और अगर आप उसको लोकली यूज कर रहे होगे तो उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो लोकल होस्ट होता है। बट इन केस अगर आप उसको सर्वर पे यूज कर रहे हो
तो उसका एक अलग से आपके पास होस्ट का पूरा आईपी एड्रेस होता है। बट यहाँ पे आप लोग सिस्टम में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, लाइक अभी आप 12th में हैं, तो वही आपका जो होगा आपने सिस्टम पे करा होगा। तो चार चार चीजें होती हैं। एक होता है यूजर, इज द यूजर नेम ऑफ माई एसक्यूएल। पासवर्ड होता है पासवर्ड ऑफ यूजर। होस्ट होता है डेटाबेस सर्वर, जो भी होस्ट नेम आईपी एड्रेस। और डेटाबेस होता है ऑप्शनल नेम ऑफ योर माई एसक्यूएल डेटाबेस, जिस भी डेटाबेस में आपको काम करना है वो। तो देखिए होता क्या है, इसका सिंटैक्स देखिए। आपको एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। यह आप एक तरह से वेरिएबल होता है जिसको हम लोग कनेक्शन ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कि हमारा आगे यूज होता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। ठीक है, हमको आपको ये लिखना होता है। पहले माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर लिखा, क्योंकि अभी हम लोग ने अगर वहाँ के जो दूसरा एग्जाम्पल था उसमें एक्स एज एक्स कर रहा था, तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि इज इक्वल्स टू एक्स डॉट कनेक्ट। बट हम लोग ने पूरा लिखा माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। सबसे पहले आपने ब्रैकेट करा होस्ट इज इक्वल्स टू होस्ट नेम, जो भी आपका नाम होगा वहाँ पे वो। उसके बाद यूजर इज इक्वल्स टू यूजर नेम। पासवर्ड को हम लोग PASSWD, सिर्फ पास और WD ऐसा करके लिखेंगे। पूरा पासवर्ड मत लिखना, क्योंकि वो आपका आगे चलेगा नहीं। ठीक है, तो पी पास WD इज इक्वल्स, आपने जो पासवर्ड है वो। अब ये देखिए यहाँ पे एक मिनट, ये डेटाबेस इक्वल्स टू डेटाबेस है, ये इस ब्रैकेट के अंदर है बिकॉज ऑप्शनल होता है। ठीक है, आपको जो डेटाबेस का नाम है आप वो ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपने कर लिया import mysql डॉट कनेक्टर एसक्यूएटर, इसका आपने लिखा माइकॉन। आपने एक आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अभी माइकॉन ही हम लोग पूरे आगे तक जितने भी प्रोग्राम होगा उन सब में माइकॉन ही यूज करेंगे। फिर आता है एसक्यूएटर डॉट कनेक्ट। होस्ट इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट। ठीक है, आपने जो भी वैल्यू से वोट कर दी, होस्ट आपका लोकल होस्ट हुआ। यूजर रूट हो गया। पासवर्ड इज इक्वल्स टू माई पास। ठीक है, जो भी चीज़ें आपने इंसर्ट कर दिया। अब आते हैं आपको, आपने कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिए। सबसे पहले आपने इंपोर्ट करवा लिया जो पैकेज था। ठीक है, उसके बाद आपने कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया आपका पाइथन से डेटाबेस के साथ। अब आपको उसमें अलग अलग डेटा ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, ऑपरेशन करने के लिए आपके पास एक कर्सर होना चाहिए। जैसे कि अपने वर्ड में हम लोग काम करते हैं तो हमारा कर्सर होता है। हम लोग जहाँ पे भी उसको प्लेस करते हैं उसके बाद से वहां से ऑपरेशन शुरू हो जाता है। हम लोग वहीं पे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी कर्सर होता है जो कि हमको बनाना पड़ता है, जिसकी अकॉर्डिंग, मतलब जिसके हेल्प से, नॉट अकॉर्डिंग, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने डेटा में चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस। यहाँ पे क्या हुआ, क्या करते हैं, दी डेटाबेस कर्सर इज अ स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट्स बाय रो प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इन रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट क्या होता है कि जो आपके पास डेटाबेस पहले से है, आप इसको उतना ही समझ के करो कि आपके पास जो डेटाबेस है उसके में हम लोग को अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, मतलब चेंजेस करने हैं या उसको फेच करना है रो बाय रो, तो हम लोग कर्सर यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स होता है कर्सर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर। ठीक है, ये जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर है, ये बस इसलिए कि आपको अपनी खुद की वैल्यू लगानी है। ठीक है, जो भी यूजर की दी हुई वैल्यू होगी वो यहाँ पे यूज होगी। तो कर्सर ऑब्जेक्ट ये आपने नया क्रिएट करा, कर्सर वन, सॉरी। तो देखिए कर्सर वन हमारा एक कर्सर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि कर्सर वन ही होगा, आप सीधे कर्सर भी ले लो। बट यहाँ पे भी कर्सर, यहाँ पे भी कर्सर, तो दिक्कत होती है, मतलब एज एन स्टार्टिंग में पढ़ो तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो कर्सर वन इज इक्वल टू माइकॉन, जो हम लोग ने अभी डेटाबेस के साथ कनेक्शन लिया था, जो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। देखिए आप कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर, कर्सर एक हमारा फंक्शन है, डॉट कर्सर हम लोग कर देते हैं तो हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब ये पूछा नहीं जाता वैसे, बस मैंने लिख दिया रिजल्ट सेट। इट refers to a logical set of records that are fetched from the database by executing an SQL query made available to the application program। ठीक है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट कंट्रोल द कनेक्शन टू द डेटाबेस। ठीक है, इट represents a unique session with database connected from within a script या program। अब ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन वाला नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि डिफरेंट फंक्शंस हैं, आपको कैसे कैसे यूज करना है वाइल कनेक्ट, वाइल यू हैव टू वर्क विद माइस्क्यूएल एंड पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एग्जीक्यूट। आप कोई भी ऑपरेशन करोगे आपको एग्जीक्यूट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो होता क्या है, हेल्प्स टू एग्जीक्यूट द एसक्यूएल क्वेरीज। जब भी आप लोग पाइथन में आपको एसक्यूएल की क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी है तो हम लोग यूज करेंगे एग्जीक्यूट को। इसका सिंटैक्स देखिए होता क्या है, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, सिंपल सा। ठीक है, जो भी आपका कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसमें आपने डॉट एग्जीक्यूट करा, अंदर इसकी क्वेरी लिख दी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मतलब
सिंपल सा चीज़ है, आपको सबसे पहले कर्सर ऑब्जेक्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, अंदर क्वेरी लिखनी है। आपके सिलेबस में कह लो या तो मतलब वैसे सिलेबस में नहीं है, एग्जीक्यूट का एक दूसरा तरीका भी होता है, ठीक है? जिसमें आप लोग क्वेरी को एक अलग वेरिएबल में स्टोर करोगे एंड उसका पैरामीटर्स जो होंगे, इन केस अभी जब आगे पैरामीटराइज क्वेरी आपके सिलेबस में जो है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वो जो होगा उसके लिए हम लोग पहले क्वेरी कॉमा पैरामीटर्स दे सकते हैं। बट देखिए हमारे पास टाइम भी कम है एंड आपको सिर्फ सही लिखना है, पहली तो बात बोर्ड के एग्जाम में आपको सही लिखना है एंड उससे समझना है जो चीज़ आपको इजीली समझ आ जाए एंड आराम से आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है? तो इस वजह से मैंने वो पोर्शन नहीं इंक्लूड करा है, ठीक है? ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आप कहोगे तो मैं उसको बता दूंगा ऐसे छोटा सा, मैं ऐसा कुछ वो नहीं है, पर वो आपको यूज नहीं है, ठीक है? तो सिंपली आप एकदम नॉर्मल चलिए, ऐसे आपका कुछ गलत नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो। तो वैसे हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा। तो आता है कर्सर वन डॉट एग्जीक्यूट करा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेटा, ठीक है? हम लोगों ने कर दिया। अब देखते हैं। The above command will execute the SQL query and store the retrieved records, ठीक है? क्या करेगा, जो भी SQL query होगा वो हमारा रन होगी एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड मांग रहे हैं, तो हमारा जो रिकॉर्ड्स होंगे वो स्टोर हो जाएंगे इन दी कर्सर ऑब्जेक्ट फाइनली। ये सारे कहाँ होते हैं, कर्सर ऑब्जेक्ट में होते हैं, ठीक है? इस कर्सर ऑब्जेक्ट को हम लोग बाद में जाके प्रिंट करते हैं, वो सब चीज़ें बाद की होती हैं, विच कैन देन यूज इन योर प्रोग्राम, से हम लोग यूज कर सकते हैं। The most important point is that always while writing the program, ensure that there is successful connection between database and Python along with the creation and connection of cursor. ये रन करने से पहले अगर आपसे वन वर्ड में वैसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कर सकते हैं, बट इन केस आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले आपको वही करना होगा। सबसे पहले इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है? अब एक फंक्शन आता है फेच ऑल। फेच ऑल का मतलब क्या होता है, दिस विल रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट इन द फॉर्म ऑफ टपल कंटेनिंग रिकॉर्ड्स। फेच ऑल में क्या होगा, आपके पास जितना भी रोज होंगी, जितना भी डेटा होगा, सारा का सारा डेटा आपका टपल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, आपने कोई एक वेरिएबल में आपने कर्सर ऑब्जेक्ट को स्टोर करा, बिकॉज हम लोग यही वेरिएबल बाद में यूज कर रहे होंगे, ठीक है? इज इक्वल्स टू कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फेच ऑल, ठीक है? तो आ गया डेटा इज इक्वल्स टू कर्सर वन डॉट फेच वन। इसका क्या होता है, द डेटा वेरिएबल विल स्टोर द रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ टपल्स। इन ऑर्डर टू गेट डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज वी कैन यूज अ फॉर लूप। अब आपके पास डेटा में एक ही टपल के अंदर सारे के सारे आपके पास कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है? ये चीज मतलब अंदर होती है, लाइक एज एन जो स्टोरेज में आएगी, अगर इस डेटा को डायरेक्ट प्रिंट करोगे तो वैसे आएगा, कॉमा सेपरेटेड आ जाएगी। बट हमको अगर पर्टिकुलर एक एक रो के फॉर्म में वैल्यू चाहिए तो आप क्या करिए, एक फॉर लूप लगाइए, फॉर रो इन डेटा एंड प्रिंट कर दीजिए रो। तो ऐसे आपको सीक्वेंशियल मैनर में वी कैन नाउ प्रोसेस डेटा टपल वन रो एट अ टाइम, ठीक है? तो ऐसे एक रो एक बार में हमारे पास आ जाएगी। अब आता है फेच मेनी। फेच ऑल में क्या होता है, देखिए ऑल था तो सारा का सारा डेटा आ गया, बट फेच मेनी में हम लोग कंडीशन दे सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं एज इन जहाँ पे एन लिखा है वहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कौन सी नंबर ऑफ रोज हमको चाहिए, ठीक है? तो दिस विल रिटर्न ओनली एन नंबर ऑफ रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट इन द फॉर्म ऑफ टपल्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स। तो इसका सिंटैक्स देख लीजिए आप, होगा वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फेच मेनी एंड एग्जांपल हो गया डेटा इज इक्वल्स टू कर्सर वन डॉट फेच मेनी फोर। मतलब आपके पास जितना भी डेटा था उसमें से सिर्फ पहली चार या जहां पे आपका कर्सर था वहां से लेके चार रोज आपके पास आ गई, ठीक है? The data variable will store the result in form of tuples and will only get specified number of rows. In order to get data in form of हम लोग for loop use कर सकते हैं यहाँ पे फिर भी for row in data and इसको हम लोग ने print करवा लिया row that will give us the total number of rows in a sequential and separated manner. अब आता है फेच वन। फेच वन मतलब हम लोग सिर्फ एक सिंगल रो को फेच करवा रहे हैं, ठीक है? दिस विल रिटर्न ओनली वन रो फ्रॉम रिजल्ट सेट इन द फॉर्म ऑफ टपल। तो यहाँ पे हो गया वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फेच वन, हमने डेटा में स्टोर करा एंड प्रिंट द रिजल्ट यूजिंग प्रिंट डेटा एज देयर इज सिंगल रो, ठीक है? सिंगल रो था, हम लोग को लूप की जरूरत नहीं थी, तो हम लोग ने डेटा को डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया, ठीक है? अब व्हेन वन रिकॉर्ड इज फेच द पॉइंटर मूव्स टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड सेट
or this is followed every time when this method is executed and forces the pointer to move to next record and will fetch that record where the pointer is present. तो इतना सा बड़े का मतलब ये है कि आपका कर्सर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कर्सर रो वन में है, हम लोग ने फेच वन वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करवाई, ये फंक्शन करा, तो रो वन का डेटा आपके पास आया और जो कर्सर था वो आपका रो टू में चला जाएगा, ठीक है। आपने रो टू में फिर से फेच वन करा, फिर आपका रो टू से रो थ्री चला जाएगा। तो ये नहीं होगा कि रो टू है तो रो टू बार बार आता जाएगा, ये कर्सर अपनी जो भी लाइन होगी, जैसे पहली रो में था तो उसको चेंज करके एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब आता है हमारे पास रो काउंट। रो काउंट एक फंक्शन होता है, वो रिटर्न करता है कि अभी तक हमने कितने नंबर ऑफ रोज को फेच कर चुके हैं। जैसे कि आपने फेच वन एग्जीक्यूट करा था, अगर आपने सबसे पहली बार फेच वन, क्योंकि देखिए फेच वन हम लोग एक बार में एक ही बार कर रहे हैं, ठीक है। एक बार में एक रो चाहिए तो हमने फेच वन करा, हमको फिर से अगली रो चाहिए तो हमने फिर से फेच वन करा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर रो काउंट करा है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में आपकी रो काउंट की वैल्यू वन नहीं आएगी, रो काउंट की वैल्यू टू आ जाएगी, बिकॉज अभी तक आप दो रो एग्जीक्यूट कर चुके हैं, दो रो आप मंगवा चुके हैं, ठीक है। इस वजह से रो काउंट की वैल्यू विल रिट्रीव सो फार, सॉरी, जो रो काउंट की वैल्यू होगी विल रिटर्न द रोज हैव बीन सो फार रिट्रीव्ड, ठीक है, थ्रू डिफरेंट फेच मेथड्स। सिंटैक्स होता है, वो देख लीजिए, वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट रो काउंट, काउंट इज इक्वल्स टू कर्सर वन डॉट रो काउंट, ठीक है। अब आपने क्या करा, काउंट में आपने रो जो कर्सर था उसका रो काउंट स्टोर कर लिया कि अभी तक कितना आपने रोज को फेच कर चुके हैं। The count variable will store the number of rows fetched till now. When one record is fetched, the pointer moves to the next record of the record set and the row count is increased. ठीक है? That means the number of rows fetched is added every time when an fetch operation is executed. उसके बाद आता है this is followed every time when the method is, मतलब यही चीज प्रोसेस बार बार कंटिन्यू होता रहता है। अब आता है हमारे पास एक फंक्शन दैट इज कमिट। आपने एग्जीक्यूट करवा लिया, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरीज दे ली। अब हम लोग को जो भी हम लोग ने लाइक फॉर एग्जांपल इंसर्ट अपडेट की कोई क्वेरी करी है, ठीक है, तो हमको डेटाबेस में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कमिट कमांड को, ठीक है। तो कमिट से क्या होगा, जो आपके डेटाबेस में चेंजेस सेव हो जाएंगे, तो दिस विल रिफ्लेक्ट द चेंजेस दैट आर मेड इन द डेटाबेस आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट एसक्यूएल क्वेरीज। सिंटैक्स हो गया कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कमिट माइकॉन डॉट कमिट। यहाँ पे हम लोग कर्सर ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट हम लोग ने माइकॉन बनाया था, तो माइकॉन डॉट कमिट कर दिया, तो इससे आपके डेटाबेस में चेंजेस हो गए। दिस विल कमिट द चेंजेस टू द डेटाबेस व्हेन द एग्जीक्यूट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, देन वी यूज कमिट, ठीक है। इट इज यूज विद द कनेक्शन ऑब्जेक्ट बट नॉट विद द कर्सर ऑब्जेक्ट एज वी हैव टू सेव द चेंजेस इन आवर डेटाबेसेस which is connected to the connection object, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, बस खत्म होने वाला है, ज़्यादा नहीं है। पैरामीटराइज के बाद हम लोग को इंसर्ट अपडेट वाले ऑपरेशंस करने हैं, एसक्यूएल क्वेरीज प्रोवाइड करनी है, फिर हो जाएगा। When there is any need to run queries which are based on some parameters, we use parameterized queries. अब देखिए हम लोग करते क्या थे कि डायरेक्ट वैल्यूज हम लोग लिख देते थे, जैसे मार्क्स ग्रेटर दैन 70 80 कर लेते थे। पर इनकेस हमको यहाँ पे कोई वेरिएबल देना है फिर उसको बाद में यूज करना है, तो हम लोग ये क्वेरी यूज कर सकते हैं। इससे होता क्या है, आपको मान लीजिए एक चेकिंग कंडीशन लगानी है जो कि मल्टीपल क्वेरीज में आएंगी, तो आपको बार बार, यहाँ पे तो आपकी बहुत छोटी सी कंडीशन है, बट अगर यही चीज काफी बड़ी होती तो आप उसको एक इनपुट या एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और उसको बार बार फिर यूज कर सकते थे। तो इसका एग्जांपल देखिए, इनपुट इज टू 50, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर दैन इनपुट। अब आता है to run a parameterized query in MySQL dot connector connection we need to form SQL query strings that includes the parameters। तो ये जो आपका स्ट्रिंग आता है, लाइक ये जो पैरामीटराइज क्वेरीज होती हैं ये स्ट्रिंग के अंदर यूज होती है। अभी हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब जब भी आप कोई भी ऑपरेशन माई एसक्यूएल का परफॉर्म करें पाइथन में, तो आपको ये स्टेप करना पड़ता है। लाइक सबसे पहले इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर आपने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। आपने कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया, यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, एसक्यूएलेटर डॉट कनेक्ट कर लिया, जितने भी आपको डिटेल होंगे वो कर लिया, माइकॉन इज कनेक्ट चेक कर लिया, आपने कर्सर ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब आपके पास दो तरीके होते हैं क्वेरी स्ट्रिंग को यूज करने के लिए, ठीक है। एक होता है परसेंटेज एस से और एक होता है डॉट फॉर्मेट से। अब यहाँ पे होता क्या है,
अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा-सा समझने वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा है बिकॉज़ आपके पास क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, तो इसमें आपको सिमिलरली ऐसा गिवन होगा कि आपको सबसे पहले तो जो भी कनेक्शन के लिए होस्ट, यूज़र नेम वो सब प्रोवाइडेड होंगे या कह देंगे आप खुद से ले लें और आपको ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने पड़ेंगे। तो देखिए होता क्या है, जो आपको परसेंटेज एस फॉर्मेटिंग होती है, दिस टाइप ऑफ स्टाइल यूज़ेज़ द जनरल फॉर्म एफ परसेंटेज वी। तो यहाँ पे एफ क्या होता है, जो आपकी एसक्यूएल की क्वेरी होती है, वी होती है जो हमारी पैरामीटराइज जो कोड होता है उसकी वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे 70 था तो वो हमारा वी आता है, ठीक है। तो अब देखिए एफ क्या है, इट इज द टेम्पलेट स्ट्रिंग विच कंटेन्स द एसक्यूएल क्वेरी। आपका जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहती है, ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टी1 वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन परसेंटेज एस। अगर आपने सी लैंग्वेज अभी तो आई गेस नहीं पढ़ी होगी, पर वहाँ पे परसेंटेज डी यूज करते हैं हम लोग उसके लिए, इंटीजर्स के लिए परसेंटेज सी यूज करते हैं फॉर स्ट्रिंग के लिए। तो वैसे ही क्या होगा, ये जो परसेंटेज एस होगा बाद में जो आपका एफ परसेंटेज वी था ना, तो जो वी में आपकी जो वैल्यू होगी वो परसेंटेज एस को रिप्लेस कर देगी। अब इसमें देखिए, here percentage x denotes the value that is to be checked or modified depending on the query। वी क्या होता है, वी स्पेसिफाइज द वैल्यू और वैल्यूज टू बी फॉर्मेटेड फॉर मल्टीपल वैल्यू ऑफ वी की मल्टीपल वैल्यूज हैं तो इन अ फॉर्म ऑफ टपल करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू होगी वो इन अ फॉर्म ऑफ टपल ही स्टोर होगी। अब ये देखिए इसका है सिर्फ परसेंटेज 70 कॉमा, ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए या लिख लीजिए कि अगर आपको किसी भी टपल के अंदर सिंगल वैल्यू देनी होती है, ठीक है, तो हमको उस वैल्यू के बाद कॉमा लगाना ही पड़ता है, ठीक है। मतलब बिकॉज़ इसमें होता क्या है, पाइथन में आपने पढ़ा होगा या शायद नहीं भी पढ़ा होगा तो बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी टपल में सिंगल वैल्यू लगा रहे हैं, ठीक है? कोई आपने सिंगल वैल्यू इंसर्ट करी बट उसके बाद कॉमा नहीं लगाया, तो इट विल बी ट्रीटेड एज़ एन इंटीजर। लाइक अगर मान लीजिए नंबर है तो इंटीजर हो जाएगा और अगर सिर्फ स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगी, बट अगर कॉमा लगा होगा तो इट विल बी ट्रीटेड एज़ अ टपल, ठीक है। दिस वैल्यू इज देन रिप्लेस बाय परसेंटेज है, तो सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम टी1 वेयर मार्क्स परसेंटेज है, आपका इन्वर्टेड कॉमा यहीं क्लोज हो गया, ठीक है। फिर परसेंटेज 70, तो अब ये जो 70 वैल्यू है वो परसेंटेज एस की जगह चले जाएगी, तो ये सिर्फ हमारा जो क्वेरी बचेगी क्या हो जाएगी, मार्क्स ग्रेटर देन 70, ठीक है। स्टोर दिस क्वेरी स्ट्रिंग इन एनी वेरिएबल टू फर्दर एक्सिक्यूट। एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको सेमीकोलन यूज नहीं करना है। अगर हम लोग एसक्यूएल में होते तो सेमीकोलन यूज करते थे, बट पाइथन में सेमीकोलन यूज नहीं करना है। अब ये देखिए एग्जांपल देख सकते हैं आपका यूजिंग परसेंटेज एस का। इंपोर्ट माइस्क्ल आपने ये कर लिया, कनेक्शन एस्टैब्लिश इतना पोर्शन में कर लिया, आपने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इस वेरिएबल के थ्रू सब कुछ एग्जीक्यूट करना है। वेरिएबल में आपने लिख ली स्ट्रिंग एस्ट्रिक फ्रॉम टी1 वेयर मार्क्स इज ग्रेटर दैन परसेंटेज एस एंड सेक्शन इज इक्वल्स टू परसेंटेज एक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज एस में, ठीक है, यहाँ वाले परसेंटेज एस में हमारे पास एस है, यहाँ पे हमारा इंटीजर वैल्यू है तो हम लोग ने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, पर यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज है तो हम लोग ने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाए। तो हम लोगों ने लिखा परसेंटेज और 70 कॉमा हमारी स्ट्रिंग वैल्यू थी तो इसको भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बी, ठीक है। अब करना क्या है, ये आपकी क्वेरी होगी जो एग्जीक्यूट होनी है। एग्जीक्यूट करने के लिए हमको कौन सा कमांड यूज करना पड़ता है, एग्जीक्यूट कमांड यूज करना पड़ता है। तो ये हो गया कर्सर वन डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट क्या एग्जीक्यूट करना है, एस टी, ठीक है, ये जो आपका वेरिएबल था वो यहाँ पे आ गया। अब आपने कर्सर वन से एग्जीक्यूट तो करवा दी क्वेरी, बट उसको आपको कर्सर में स्टोर्ड है, आपको चाहिए आपके अपने वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए आपने एक वेरिएबल लिया इज इक्वल्स टू कर्सर वन डॉट फेच ऑल। मतलब ये इस स्ट्रिंग के जितनी भी वैल्यू, सॉरी, इस स्ट्रिंग से, जो आपकी सेलेक्ट वाली स्ट्रिंग है, जितनी भी वैल्यूज आपके पास फेच हुई होंगी उन सारी वैल्यूज को ये कर्सर वन से डेटा वन में ले आएगा। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे फेच वन होता तो इस रो मतलब जो ये आपकी क्वेरी से जितनी भी आपके पास वैल्यूज आती है उसकी पहली रो आ जाती, बट फेच ऑल है तो सारी की सारी आ गई। आपने डेटा में स्टोर करा, डेटा समूह ने करा फॉर रो इन डेटा, प्रिंट करी रो एंड माइकॉन डॉट क्लोज। ये कनेक्शन जब आपको क्लोज करना होता है कि आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑपरेशन था तो हम लोगों ने कमिट यूज नहीं करा बिकॉज हमको डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं करने, बट आपका जब भी काम हो जाए तो आपको कनेक्शन को क्लोज करना जरूरी होता है, ठीक है। तो जैसे आपका डिफरेंट एसक्यूएल के ऑपरेशन हो जाए, आप कनेक्शन को क्लोज कर दीजिए एंड इसमें माइकॉन लिया है जो भी कनेक्शन ऑब्जेक्ट है बिकॉज हम लोग कनेक्शन क्लोज कर रहे हैं।
अब आ जाता है स्ट्रिंग टेम्पलेट विद कर्ली ब्रेसेस वाली फॉर्मेटिंग की, ठीक है, डॉट फॉर्मेट यूज करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ स्टाइल इज यूज जनरल फॉर्म्स का क्या होता है कि टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट, जो टेम्पलेट होगी वो आपकी एक स्ट्रिंग होगी दैट विल बी कंटेनिंग एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। इट इज अ स्ट्रिंग कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ वन और मोर फॉर्मेटेड कोड्स एम्बेडेड इन कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आप टेम्पलेट की डेफिनेशन से क्या ही करना है आपको, मतलब सिंपली आपको अगर पूछे, क्योंकि एसक्यूएल क्वेरी कंटेन करती है बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ये ऐसा हो गया, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1 वेयर मार्क्स इज ग्रेटर दैन, हम लोग वहाँ पे परसेंटेज एस यूज कर रहे थे, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, ठीक है। जितने कर्ली ब्रेसेस होंगे उतनी हम लोग वैल्यूज देंगे, एंड उस से पहला कर्ली ब्रेस है तो उसको पहली वैल्यू मिलेगी, एंड दूसरा है तो उसको दूसरी मिलेगी। अब आगे एग्जांपल देखेंगे उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। Here denotes the value to be checked or modified depending on the query. Dot format से क्या होगा, specifies the value or values to be formatted. It can contain multiple values. अब डॉट फॉर्मेट में आपने वैल्यू दी, ठीक है, दिस वैल्यू इज देन रिप्लेस विद दिस कर्ली ब्रेसेस। तो इसका एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1 वेयर मार्क्स इज ग्रेटर दैन, ये कर्ली ब्रेसेस कर दिया, परसेंटेज एस नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे ये देखिए पहली जो आपकी इन्वर्टेड कॉमर्स थे उसको बंद कर दिया। अब आता है डॉट फॉर्मेट 70, जो भी वैल्यू आपको इस कर्ली ब्रेस की जगह चाहिए वो आपने अपने फॉर्मेट वाले फंक्शन के अंदर लिख दी। स्टोर दिस क्वेरी स्ट्रिंग इन एनी वेरिएबल टू फर्दर एग्जीक्यूट, जैसे कि हम लोग ने एसटीएम में स्टोर करा था, इसको भी हम लोग स्टोर करके आगे एग्जीक्यूट सिमिलरली कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका आखिरी पोर्शन आ गया जिसमें आपको इंसर्ट अपडेट और डिलीट क्वेरीज करनी है। आपने देखिए इंसर्ट क्वेरी एक सिंपल, हम लोगों ने इंसर्ट कमांड जो एसक्यूएल का होता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपने सारा कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया। तो अब देखिए होता क्या है, एस टी आपने फिर से लिया, उसमें आपने लिखा इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज। अब ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या, आपकी वैल्यूज कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। जो पहला कर्ली ब्रेस हुआ ये 108 को डिफाइन करेगा, जो दूसरा हुआ अभी देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मतलब स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये हुआ रवि। एंड ये देखिए फिर से एक सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रेसेस, तो ये हो गया हमारा नंबर के लिए दैट इज 97। तो 97 मेरे मार्क्स आए थे तो 97 ये हो गया, ठीक है। अब आता है कर्सर वन डॉट एग्जीक्यूट करा हम लोग ने, माइकॉन डॉट कमिट कर दिया, और आगे बाद माइकॉन डॉट क्लोज कर देंगे जो क्लोज हो जाएगा। तो ये आपने इंसर्ट की क्वेरी में क्या करा, और डॉट फॉर्मेट 108 रवि लिखा कॉमा 97 कर्सर वन डॉट एग्जीक्यूट एस टी, हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, देन माइकॉन को कमिट कर लिया। हम लोग को वैल्यूज चाहिए नहीं थी, हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट फेचिंग इट, ठीक है। तो हम लोगों ने कमिट। अपडेट की बात करते हैं, अपडेट में हमने सिमिलरली वही करा, अपडेट T1 सेट मार्क्स इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप माई एसक्यूएल में जब आप क्वेरी लिखते थे अपडेट की, आपको सिमिलर वैसा काम करना है, बट जहाँ-जहाँ पे वैल्यू कोई होगी, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू होगी, उसकी जगह आप क्वेरी के अंदर कर्ली ब्रेस यूज़ कर लीजिए, एंड उस वैल्यू को सिग्निफाई करने के लिए आप, जैसे कि आपने यहाँ पे पहले क्वेरी लिखी, फिर उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करा, फिर डॉट फॉर्मेट करिए। फॉर्मेट में जिसके अकॉर्डिंग, जैसे आपने पहला कर्ली ब्रेस था उसके अकॉर्डिंग उसकी पहली वैल्यू लिखिए क्योंकि वो उसको सिग्निफाई करेगी, एंड दूसरा कर्ली ब्रेस के लिए दूसरी वैल्यू लिखिए। तो हुआ क्या यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहले डॉट फॉर्मेट में जो 100 थी, 100 यहाँ पे गया, सेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 100, आपको मार्क्स सेट करने 100 वेयर मार्क्स इज इक्वल्स टू 97। 97 मतलब जैसे कि 97 यहाँ पे मार्क्स था आपके पास पहले से इंसर्ट करवाया था, तो जहाँ पे मार्क्स 97 है वहाँ पे आपको 100 इंसर्ट करना है, जैसे कि मतलब मेरे 97 आए थे, आप लोगों के 100 आएंगे, तो इसको ऐसे आपको चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्सर वन हो गया, डॉट एग्जीक्यूट हो गया, एस टी माइकॉन डॉट कमिट, ठीक है। 100 मार्क्स ही आने चाहिए वैसे, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ गया डिलीट क्वेरी। डिलीट में क्या होता है, एस टी इज इक्वल्स टू डिलीट फ्रॉम T1 वेयर नेम इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस डॉट फॉर्मेट रवि। करा क्या हम लोगों ने यहाँ पे, सिमिलर क्वेरी रखी, हमको नेम इज इक्वल्स टू रवि, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू थी तो कर्ली ब्रेस लिखा। यहाँ पे एक गलती मैंने ये करी है कि यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे देखिए सिमिलरली डिलीट करा हम लोग ने फ्रॉम T1 वेयर नेम इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, देखिए स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसलिए इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रवि कर दिया, एंड ये रवि विल टेक प्लेस ऑफ दिस कर्ली ब्रेसेस, एंड ये आपकी जो क्वेरी थी एग्जीक्यूट हो जाएगी। कैसे होगी, कर्सर वर्ड डॉट एग्जीक्यूट करेंगे एस टी, एंड माइकॉन डॉट कमिट करेंगे तो आपके डेटाबेस में चेंजेस हो जाएंगे।
तो हम लोग ने पूरा का पूरा सिलेबस जो था माइस्क्ल का वो ख़त्म कर लिया, ठीक है? तो बाकी मैं एक काम करूँगा कि आपका इतना तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपका जितना भी सिलेबस था ए टू जेड पूरा जितना था सब मैंने इंक्लूड कर लिया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है, लाइक अभी तक तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। बस इसमें एक चीज़ एग्ज़ीक्यूट का जो मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ीक्यूट वाला आपको एक और तरीका है करने का, बट वो तरीका जानने से बेहतर है, क्योंकि उसमें आपका एक तो काम बढ़ेगा, आपको अलग से वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा एंड दूसरी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि ये तो स्पेसिफाई करके पूछेगा नहीं, कोई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि उसमें ऐसा पूछे, आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको क्वेरीज लिखनी होगी। तो इस वजह से आपको वो तरीका ना जाने तो अच्छा है, लाइक इतना यूज भी नहीं है उसका। तो सिमिलरली बस आपने वो चीज़ नहीं कराई है, बाकी तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। और जहाँ-जहाँ पीवाईक्यू मेंशन है इस पूरी पीपीटी में, वो पोर्शन आप ध्यान से पढ़िएगा। ये अभी नया इंक्लूड हुआ है पूरा का पूरा, तो अभी इसके क्वेश्चन्स आने लगे। तो अभी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा इस टॉपिक से भी, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सिंपल है, बस 2-3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, उससे आपका पूरा हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। अगर टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, ठीक है? उसका आप चाहें तो प्रिंट आउट क्यों निकालना है वैसे? आपके पास फ़ोन सबके पास रहता ही है एंड फ़ोन में अगर पढ़ाई करें तो अच्छा है, लाइक बाकी तो आप समझ ही रहे हैं क्या ही होता है, ठीक है? तो अगर उसके लिए यूज़ होगा तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात है यार। देखो, मुझे भी लगता है कि 2-3 चीज़ें होती हैं। घर वाले कहते हैं कि बस बोर्ड्स दे दो फिर कुछ नहीं पढ़ना। 10th में यही बोलते हैं, 12th में यही बोलते हैं, कॉलेज में आ जाओ तो मुझे अब यही बोलते हैं। तो ये चलता रहता है उनका। पर देखो, बात ये है कि आपकी थोड़े टाइम की मेहनत है। अभी जनवरी, आप जनवरी अच्छे से पढ़ लो, फ़रवरी पढ़ लो, ठीक है? मार्च तक आपका पूरा सिलेबस हो भी जाएगा। इतना बोर्ड्स में इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब पहले से थोड़ा-थोड़ा प्रिपेयर होगा तो हो जाएगा। तो आप इतना काम कर लो, तो आपके अच्छे से मार्क्स आ जाएँगे, फिर तो छुट्टी है, फिर मज़े हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे और टेंशन होती है, और चीज़ें होती हैं, और पढ़ाई होती है। तो अभी के लिए थोड़ा-थोड़ा टाइम की पढ़ाई होती है, मज़े तो भाई ज़िंदगी भर करना ही है। अभी पढ़ लो, बाद में करो, अभी मज़े कर लोगे तो बाद में दिक्कत होती है। ठीक है? इस पे एक कहानी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अभी बहुत बड़ा हो गया है। तो बाकी मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा आपको। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच। बस मेरा ये है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए एंड अगर कोई भी दिक्कत है, कहीं भी कुछ भी है, तो मतलब बेझिझक पूछिएगा, ठीक है? और बाकी आप सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो लाइक करें ना करें, पर अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि लाइक देखेंगे तो अच्छा ही होगा ना, उनकी समझ आएगी चीज़ें। बहुत मेहनत से पीपीटी पूरी बनी है एंड पूरा सब कुछ मैंने ध्यान से लिख के करा है, तभी थोड़ी बहुत राइटिंग में टाइपिंग मिस्टेक भी है। तो उन सब के लिए सॉरी। थोड़ा बहुत वर्ड्स ऊपर-नीचे काफ़ी हुए होंगे एंड वो सब अगर आपको लगा उसके लिए तो सॉरी एंड बाकी आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, अच्छे से करिए, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो, बाय बाय।